तो चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों का भी इंतजार था कि थोड़ा सा हम लोग पैलेस्टाइन और इजराइल के मुद्दे पर एक जो डिटेल है उसको समझेंगे। अभी के समय में अगर कोई अब न्यूज चैनल को पढ़े हैं या न्यूज चैनल वगैरह देखते हैं या जितनी भी सुर्खियां देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर सुर्खियां अभी के समय में जो चर्चा में है वो है आपका इजराइल और पैलेस्टाइन। अब इस चर्चा को करने से पहले हमारे पास बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं उसको समझना पड़ेगा। अब इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ते ये है कि हम पहले पूरी कहानी को समझें कि इजराइल आया कहां से, यहूदी कहां से आए, जो क्रिश्चियन है आज के समय में उन क्रिश्चियन का ओरिजिन कब से माना जाता है, या मुस्लिम है उनकी ओरिजिन कब से माना जाए, और लगभग पुराने लगभग अगर 3-4 हजार साल की अगर इतिहास को टटोला जाए तब जाके हमको ये चीजें समझ में आएगी कि आज के समय में जो जितने रिलीजन हैं, जितने धर्म हैं, इनका ओरिजिन कहां से माना जाता है। और एक तरीका हमारे पास ये है कि अभी करंट का जो इश्यूज है उस इश्यूज को समझा जाए और उसी इश्यूज में थोड़ी सी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको समझ करके जो चीजें समझना है उसको समझ लिया जाए। तो मैं भी इस क्लास को लेने से पहले मैं भी ये सोच रहा था, मेरे पास भी बड़ी विडंबना थी कि आखिर क्लास बोर भी ना हो और आप लोग इस चीज को समझ पाए और आपके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप हो। तो आज का जो सेशन जो हम लोग करेंगे, इस सेशन में जेन्युइनली हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि लगभग अभी वर्तमान समय का समस्या क्या है और लगभग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल और पैलेस्टाइन कैसे बने, क्या कहानी है, इसको समझेंगे। तो ये तो हमारी मुद्दा हुआ और लगभग जब आप इस सेशन को पूरा देख पाएंगे तो उसके बाद आपको कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और आज जो न्यूज वगैरह देखते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं और न्यूज पेपर पढ़ने के पास बहुत सारे आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप होते हैं। तो उन सारे क्यूरियोसिटी का एक कुछ ना कुछ एक आपका पक्ष होना चाहिए कि आप इजराइल की तरफ स्टैंड ले रहे हैं या पैलेस्टाइन की तरफ स्टैंड ले रहे हैं। यही चीजें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। तो चलिए पहले ये समझते हैं हम लोग कि आखिर जो आज का जो हमारा क्लास होगा, इस क्लास को समझने के बाद हम कहां पहुंच पाएंगे। सबसे पहला ये हमारा जो डाउट होगा, जो अभी के समय में जो डाउट चल रहा है हमारे अंदर कि इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, इसमें देख रहे हैं अभी के समय में कुछ पॉलिटिक्स भी खेले जा रहे हैं। कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े हैं और कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अब पैलेस्टाइन फिलिस्तीन कुछ नहीं है, जिस प्रकार आप तुर्की को इंग्लिश में टर्की प्रोनाउंसिएट करते हैं उसी तरह फिलिस्तीन को इंग्लिश में पैलेस्टाइन प्रोनाउंसिएट किया जाता है और कुछ नहीं, बात एक ही है चीजें। दूसरा हमें ये समझ पाएंगे क्लास को पढ़ने के बाद कि जुडाइज्म, जिसको बोलते हैं यहूदी धर्म, दुनिया में आखिर जो यहूदी धर्म है ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, आखिर क्या कारण है कि अभी के समय में पिछले अगर 1-1.5 सालों में देखें तो लगभग यूक्रेन और रशिया वार चल रहा है। 2-2.5 साल पहले म्यांमार में कूप हो गया, चाइना डिस्प्यूट चल रहा है, इधर अफगानिस्तान में कहानी आपको पता ही है, जब से अमेरिका की सेना यहां से वापस हुई तो उसके बाद से तालिबानी इस पर एग्रेसिव मोड पर आ रहे हैं। क्या कभी ऑन द स्पॉट जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश है जो बिडेन, क्या इतना जल्दी कहीं उन्होंने यात्रा किया? आखिर क्या कारण है कि लगभग विथ इन ए वीक जो बिडेन को इजराइल का दौरा करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि लगभग दुनिया की जो वेस्टर्न कंट्री है, या आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि जितना यूरोपियन कंट्री है वो सारी यूरोपियन कंट्री का इस यहूदी लोगों के
मतलब साथ क्या संबंध है और क्यों ये लोग इस प्रकार का इंटरेस्ट को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी चीजें आपको यहां से समझ में आ जाएगी जब आप इस पूरी क्लास को देख लेंगे। और तीसरा ये चीजें होगा कि आप जुडिज्म, क्रिश्चियन और इस्लाम, इन तीन लोगों के उदय के बारे में समझ पाएंगे। ये मैं यहाँ कहने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ कि आज के क्लास में पता नहीं हम लोग आज यहाँ तक पहुंच पाएंगे या नहीं। बरसक मेरा प्रयास रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप क्लास में बैठें। और क्लास में बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ भारी मन से बैठे हैं, इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हो रहा है। ये भी चीजें हम लोगों को जानना जरूरी हो जाता है। और लगभग अगर चौथा चीज हम लोग जो समझने का प्रयास किया जाएगा, ये समझने का प्रयास करेंगे कि जियोपॉलिटिक्स क्या हो सकता है मिडिल ईस्ट कंट्री के बीच में। एक अरब लोगों की क्या कहानी है और इजराइल के साथ इनकी एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब इनकी कौन सी ऐसी दुश्मनी है जो एक दूसरे के कट्टर बने हुए हैं, समस्या क्या है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। चलिए लगभग और पांचवा जो इंपॉर्टेंट चीजें है कि भारत आजादी के बाद वैसा कौन सा ऐसा कंडीशन था, आजादी के बाद जब नेम बना तो भारत इजराइल के साथ खड़ा न हो करके भारत का जो रुख था वह था आपके पैलेस्टाइन की तरफ। और आज क्या हो गया है कि भारत उस पैलेस्टाइन के तरफ स्टैंड न लेकर के हम इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में पहली बार ऐसा हुआ था, नरेंद्र मोदी जब इजराइल के दौरे पर गए थे तो लगभग दुनिया में एक प्रकार का अजीब मैसेज इस प्रकार से फैला जैसे आप समझ सकते हैं कि मतलब अचानक दुनिया में क्या हो गया। इससे पहले किसी प्रकार की यात्रा नहीं हुई। तो लगभग और भी सारे बहुत सारे जब हम चीजें जब पढ़ेंगे तो लगभग बहुत सारे आपके डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। यानी आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे कि आज का जो सेशन है हमारा वह सेशन कौन से वे में जाने वाला है। एक और चीज बताते हैं कि कभी भी हम किसी भी मुद्दे को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एविडेंस की जरूरत पड़ती है। अब भारत का भी अगर आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास दो तरीके में बांट करके देख सकते हैं। एक इतिहास रिटन वो है जो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऐसे हैं जिस पर लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि अकबर के बारे में आप बताइए तो आप कहेंगे कि बहुत सारे उनके जो रिटन बेस्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ अकबर ने किस प्रकार का काम किया। जैसे मैं अगर हर्षवर्धन की बात करूं तो हर्षवर्धन के बारे में भी बहुत सारे ऐसे लिखित डॉक्यूमेंट हैं जिसके बारे में हर्षवर्धन की कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए कार्यों की बहुत सारी वर्णन मिलता है। अशोक की बात कर लिया जाए या चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लिया जाए, ये हिस्ट्री है। लेकिन इसके बिहार में थोड़ा सा मैं और पीछे जाऊं, अगर मैं कहूं रामायण तो आपके विचार कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो जाएंगे। मैं कहूं महाभारत तो आपके विचार कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो जाएंगे। मैं कहूं गीता, आपके विचार कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो जाएंगे। आप ये कहेंगे कि ये चीजें धार्मिक हैं और जिस प्रकार के एविडेंस जो हैं अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में जिस प्रकार से हम इतिहास में पढ़ते हैं उस प्रकार के एविडेंस के रूप में महाभारत है, रामायण है, गीता है, उसको एक पर्टिकुलर धर्म वाले लोग ही इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदर रिलीजन वाले नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह यहाँ का इतिहास है। लगभग अगर बात करें तो लगभग 1000 BC यानी ईसा मसीह के जन्म की 1000 साल अगर पहले अगर चले तो लगभग जो आज का इजिप्ट है वहां पर हिरोन अंपायर हुआ करता था। और उस हिरोन अंपायर
के डेवलपमेंट के बाद वहां पर चीजें जिस प्रकार के हमारे पास आज का कुछ डेटा मिलता है, उस हीरोन डायनेस्टी के बाद ये चीजें मिलती है, चाहे वो इजराइल हो और चाहे वो आज का इजिप्ट हो। उससे पहले का डेटा जिस प्रकार हमारे लिए महाभारत है, जिस प्रकार हमारे लिए रामायण है, जिस प्रकार हमारे पास गीता है, उसी प्रकार उससे पहले का इतिहास है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब कि जैसे ही हम रामायण की बात करते हैं, जैसे ही हम गीता की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म के छोड़ करके दूसरे धर्म के इस बुक के प्रति विचार अलग हो जाता है कि क्या पता सही है, क्या पता गलत। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं कि हर्षवर्धन के समय में जो बातें लिखा गया, उसमें लगभग ऑलमोस्ट लोग उससे किसी धर्म, कम्युनिटी, किसी कास्ट से कोई मतलब नहीं होगा। अब यहीं से कॉन्फ्लिक्ट की चीजें थोड़ी थोड़ी सी फील कीजिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो वही कहानी है वहां पर। तो जो आज का जो हम सेशन पर जो चर्चा करेंगे, यही मैं बात करूंगा, वहीं लगभग कुछ डेटा उठाऊंगा, लगभग 1000 बीसी का, जो उस समय का जो डायनेस्टी था उसकी बात करेंगे कुछ। लेकिन जो दूसरा जो पार्ट है, जहां पर यहूदी का कैसे उत्थान हुआ, कहां से इस्लाम आया, और कहां से ऐसा भी माना जा सकता है कि क्रिश्चियनिटी आया, ईसा मसीह का जन्म कैसे माना जाता है, और इब्राहिम हुए, उनकी क्या कहानी है, इसकी चर्चा हम आने वाले नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा वीडियो का, उसमें करेंगे चर्चा। और इसमें करंट इशू के साथ आगे हम बढ़ते हैं। अब लगभग मैं जो चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये चीजें आप लोगों के दिमाग में एक सेटअप तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैप समझते हैं, कुछ मैं चीजें यहां पर मैप के माध्यम से बताता हूं, उस चीज को थोड़ा सा समझिएगा और चीजें को अपने अंदर फील कीजिएगा। चीजें रटना नहीं है, रटा हुआ चीजें ज्यादा समय तक नहीं रहता है। जब आप लोगों में से बहुत सारे लोग आईआर पढ़ चुके हैं, अब ये टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे धर्म रिलेट होंगे। मेरा मकसद किसी भी धर्म को टारगेट करना, किसी भी एक धर्म को लेकर के चर्चा करना कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि यह मुद्दा चर्चा में है, इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूं और इससे संबंधित कुछ थोड़ी सी जानकारियां हैं, तो सोचा इस पर अपने विचार आप लोगों के समक्ष कुछ शेयर किया जाए। और आप लोगों में से जो लोग आईआर पढ़ चुके हैं, इनमें से कुछ थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के पास जरूर होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। आप लोग याद कीजिए कि सर ने एक मीना कंट्री बताया था। क्या होते हैं मीना कंट्री? यानी कहा जाए मीना कंट्री। अब सबसे पहले मीना से पहले ये चीज जानना होगा कि जब आप मैप देखते हैं, जैसे किसी बोर्ड कहीं मान लीजिए कि अगर इस साइड में नॉर्थ अमेरिका बना दूं, यहाँ साउथ अमेरिका बना दूं, यहाँ पर आपके क्या यूरोप, और नीचे आपको बना दूं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया अगर इधर बना दिया, ऑस्ट्रेलिया बना दिया, ये तो पश्चिमी देश है। पश्चिम से जो लोग इस साइड में हैं, उनको बोला जाता है ईस्ट। अब यहां अमेरिका है, तो अमेरिका के ऑपोजिट जब यहां सामने आएंगे, तो यहां पर इंडिया है, इसको बोला जाता है ईस्ट। और इसे जापान की तरफ चले जाएंगे तो इसको बोला जाता है फार ईस्ट। यहां हो गया अमेरिका, यहां हो गया आपका यूरोप, और यहां हो गया अफ्रीका, मेडिटेरेनियन सी, इसको बोला जाता है मिडिल ईस्ट। आज की जो कहानी है इजराइल की, यही कहानी है मिडिल ईस्ट की। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई होगी। और जब आप वर्ल्ड मैप वगैरह जब देखेंगे या पढ़ते हैं, आप लोग में से कुछ लोगों को पता भी होगा, तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस प्रकार के मेडिटेरेनियन सी बनाऊं, भूमध्य सागर, तो यहां पर एक कंट्री है, आपने नाम सुना होगा मोरक्को। यहां एक देश है जिसको बोलते हैं अल्जीरिया, यहां पर एक देश है जिसको बोलते हैं लीबिया, और यहां एक देश है जिसको बोलते हैं इजिप्ट। और यहां पर एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं
सिनाई आइलैंड, ये इजिप्ट का ही पार्ट है। ये पहले एक था और इसी को यहां से काट करके स्विस कैनाल बनाया गया। आप लोग इस चीज को समझते होंगे, पता होगा, ज्योग्राफी जब आपने पढ़ा होगा तो आइडिया आपको होगा। और यहां पर है आपका रेड सी। चलिए, क्यों सर बता रहे हैं? सर इसलिए बता रहे हैं कि कुछ आपको जब तक मैप नहीं समझेंगे चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और यहीं पर एक कंट्री है आपका इजराइल, इस टाइप का कुछ इस तरह से मान लीजिए। ये क्षेत्र जो माना जाता है वो क्षेत्र है आपका जॉर्डन। ये वाला क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं सऊदी अरेबिया। ये है आपका यहां पर एक कंट्री है सीरिया। और ये क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं लीबिया। सीरिया के आगे बढ़ेंगे तो ये क्षेत्र है आपका इराक और इसके ऊपर है आपका ईरान। ये चीजें नीचे आएंगे तो लगभग बहुत सारे देश यहां पर, बहुत सारे देश यहां पर स्टैंड रखते हैं। और लगभग इन्हीं यहां से लेकर के देखिए, ये वाले क्षेत्र से लेकर के यहां से कुछ देशों को कहा जाता है मीना कंट्री। अब आप इसको मैप में एनालिसिस कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मिडिल ईस्ट कहा जाता है कि दुनिया के लगभग, अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड के लगभग एक डेटा की अगर बात करें तो लगभग 40% के आसपास, 40% के आसपास या प्लस कह सकते हैं कि जो जितने रिलीजन तैयार हुए इसी क्षेत्र में, नए धर्म का उदय हुआ इसी क्षेत्र में। और दूसरा जो तबका है जो धर्म का उदय का, वह है आपका इंडिया। यानी दुनिया के दो ऐसे क्षेत्र, दुनिया के दो ऐसे क्षेत्र जहां पर धर्म का उदय या धर्म के गढ़ के रूप में इस प्रकार आप समझ सकते हैं। एक तो आप मीना कंट्री, दूसरा आपका ये इंडिया वाले जो क्या क्या हो सकते हैं इस चीज को समझते हैं। इजराइल की अगर बात करें, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा में बनाता हूं इजराइल, ताकि आपको समझ में आ जाए और कुछ इश्यूज भी क्लियर हो जाए। चलिए, ये है, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट बैंक। अब ध्यान रखिएगा, ये है पूरब में, कहा जाता है वेस्ट बैंक। ये क्षेत्र है आपका गोलन हाइट, गोलन हाइट इसको कहा जाता है। सारे विवाद बताऊंगा चीजें, पहले मैं थोड़ा सा रूबरू करा दे रहा हूं कि जब बीच में चर्चा करूं तो आप लोग को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है। और यहां पर आए लगभग तो इसको बोलते हैं हम लोग गाजा पट्टी। इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं यरूशलेम। विवाद कहां है? यरूशलेम। यानी कहने का मतलब है कि सर जो इसको अगर मार्क कर रहे हैं, ये गाजा पट्टी और आपके ये वेस्ट बैंक, ये क्षेत्र है पैलेस्टाइन, बाकी है इजराइल। अभी सिर्फ इतना ही समझना है, कहानी इतना ही नहीं, कहानी लंबी है। बस अभी के समय में स्टेप वाइज चलते हैं, चीजों को थोड़ा थोड़ा चीजें को करके समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी क्या हो सकती है। यहाँ पे लगभग आप लोग इधर समझ रहे, और पूरा क्षेत्र हो गया आपका क्या? इजराइल। अब यहाँ पर कुछ धर्म को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से जो धर्म डेवलप हुए आज के समय में, जो अभी के समय में जो देखा जाता है।
लगभग जो ये यरूशलेम है, लगभग लगभग यहीं से जुडेजियम, जिसको बोला जाता है यहूदी धर्म, लगभग लगभग आपके समय में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हो रहा था, उसी के आसपास इस धर्म का उदय माना जाता है। मान लीजिए अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा है। मैंने पहले ही कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पर किसी पर्टिकुलर उसी धर्म के लोग ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। लगभग मान लीजिए कि लगभग 2000 से लेकर के 1800 बीसी। बीसी कहने का मतलब यह है ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2000 साल पहले। तो ये बात तो सुन लीजिए, पहले बात प्रूफ नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन होना शुरू हो जाए। यही क्षेत्र जहां पर एक और धर्म डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं क्रिश्चियनिटी। और क्रिश्चियनिटी कब से माना जाता है? ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह का जन्म 1 एडी में हुआ। 1 एडी में हुआ नहीं, रियली मान लेते हैं लगभग एडी के 3-4 साल पहले हुआ था। तो लगभग अगर इसकी अगर टाइम पीरियड अगर मान लिया जाए तो 1 एडी, तो इसका टाइम अगर माना जाए तो लगभग 2023 साल। इसको अगर टाइम अगर निकाला जाए तो लगभग 4000 साल हो गए। यानी यहां ये चीजें समझ में आप लोगों को आ जानी चाहिए कि पहले यहूदी आए या पहले क्रिश्चियन। ये चीजें स्पष्ट हो गया होगा। जब मैंने जो इराक वाला क्षेत्र बताया तो लगभग आप इसी क्षेत्र में जब यहाँ पर आएंगे, एक जगह है जिसको बोलते हैं इराक। तो इराक में 2 क्षेत्र, नॉर्थ जो इराक था वहां पर बेबीलोनियन धर्म का उदय माना जाता है। लगभग लगभग ईसा मसीह के जन्म से लगभग 3500 साल पहले, ईयर्स बिफोर। ये है बेबीलोनियन रिलीजन। ये भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी के आप जब यहाँ पर जब और ऊपर जाएंगे जहां पर ईरान आएगा, तो ईरान वाले क्षेत्र से एक रिलीजन निकला जिसको बोलते हैं ज़ीरोथिज्म। और ज़ीरोथिज्म से निकला पारसी। तो पारसी रिलीजन लगभग अगर माना जाए, ज़ीरोथिज्म रिलीजन जो है इसी को बोला जाता है पारसी। और पारसी लगभग 6th सेंचुरी की बात है, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास जो इनका ओरिजिन माना जाता है। इस्लाम वाकिफ है इसी के आसपास। कौन क्षेत्र में इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ? ये वाले क्षेत्र अगर मैं कहूं यहाँ पर मक्का। चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि कहां कौन सा रिलीजन डेवलप हो रहा है। लगभग अगर 6th सेंचुरी अगर बीसी के पास अगर आ जाए, भारत के इतिहास को अगर खंगालने का प्रयास करें, तो लगभग वो समय था जहां पर बौद्ध धर्म डेवलप हो रहा था, जैन धर्म चल रहा था, आगे कुछ दिनों बाद वैष्णव धर्म चले, बहुत सारी चीजें हुए। इस पर अभी मैंने पहले ही बताया कि कहानी मेरी कुछ ऐसी है कि लगभग मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, चीजें करंट मुद्दा पर आने का प्रयास करूंगा। तो लगभग यहाँ तक सारा चीजें आप लोग मैप को समझ लिए। तो लगभग हम अगले स्टेप पर चलते हैं। और अगला स्टेप ये है कि हम लोग पहले ये समझ लें कि यहाँ पर जो अभी का जो करंट डिस्प्यूट चल रहा है, यहूदी लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का, इस्लाम लोगों का, अल अक्सा मस्जिद को लेकर के। अल अक्सा मस्जिद जो है उस पर मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, सिर्फ करंट डिस्प्यूट बता रहा हूं। और इस अल अक्सा मस्जिद को लेकर के तीनों धर्म के क्या क्या अवधारणा है, वो लोग क्या मानते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। फिर आखिर हमास ने इजराइल पर क्यों अटैक किया, इसको थोड़ा सा समझें। तो चलिए अब हम बात करते हैं अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद की बात करते हैं। और इसमें
हम तीनों रिलीजन की बात करते हैं कि ये तीनों रिलीजन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और ये लोग अपने जो एक तरीका से कहा जाए क्या सोच रखते हैं, इनकी कौन सी कहानी इनसे जुड़ाव रखती है। सबसे पहले अल अक्सा मस्जिद की अगर बात करें पूरा कंपाउंड की, तो लगभग एरिया है आपका लगभग 35 एकड़ में। 35 एकड़ समझ ही रहे कि कितनी मतलब छोटी नहीं हो सकती है। और मुस्लिम लोग इस क्षेत्र को जो कंपाउंड है उसको नाम रखे हैं शर्म अल शरीफ। शरीफ जैसे जेनुइनली है कि कुछ नामें होती है, उसको वहां के जो जेनुइन लोग होते हैं उसको नाम रख देते हैं। तो इन्होंने जो उस कंपाउंड है 35 एकड़ का, मुस्लिम लोगों ने इसका नाम रखा है शर्म अल शरीफ। और मुस्लिम लोग ऐसा मानते हैं, अगर मैं कहूं मुस्लिम लोग ऐसा मानते हैं कि ये यही क्षेत्र है जहां पर मोहम्मद साहब जो थे अपनी पूरी ज्ञान देने के बाद यहीं से वो जन्नत गए। जब इस क्षेत्र से अगर वो जन्नत गए तो अभी असली बात है कि यह क्षेत्र उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसको लेकर के अल अक्सा मस्जिद जो है, मस्जिद है, मुस्लिम लोगों की आस्था यहाँ पर मेंटेन है। अब बात करें कि जो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग क्या विचार रखते हैं इस पे। ये बोलते हैं कि आज जहां पर ये मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, यहां पर आज से 1000 BC में एक शासक हुए जिनका नाम था सोलोमन। और उन्होंने एक टेंपल बनवाया था जिस टेंपल का नाम था टेंपल माउंट। टेंपल माउंट बनवाया था। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है, जब और डिटेल में जाएंगे तो ये टेंपल दूसरी मंदिर, इससे पहले एक और टेंपल बनाया जा चुका था उस क्षेत्र पर। इसकी कहानी हम दूसरे सेशन में करेंगे। अगर उस पर अगर हम चले गए तो कहानी हमारी थोड़ी सी बिगड़ जाएगी और शायद इस क्लास को बांधना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और आप लोगों के लिए समझना भी। मैं सिर्फ वही चीजें चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा चीजें धीरे हो, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप। जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, जिन लोगों ने अगर दुनिया की जानकारी अगर नहीं भी रखते हैं, तो लगभग अगर ध्यान से अगर चीजों को कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर ये बात सुन रहे हैं तो उनको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। और आने वाले समय में, जब आने वाले समय में करेंगे चर्चा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। रोम का कब्जा हुआ इस क्षेत्र में और रोम वासियों ने इस टेंपल को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और इसमें लगभग जहां पे ये टेंपल था, इस टेंपल का एक दीवार बचा हुआ है, एक दीवार बचा हुआ है जिसको बोलते हैं वेस्ट वॉल, पश्चिमी दीवार, वेस्ट वॉल इसको बोला जाता है। और ये वेस्ट वॉल कहां है? इस टेंपल के बगल, सॉरी इस मस्जिद के पास में ही है। तो लगभग जो एक पश्चिमी दीवार जो है वह दीवार वो है आपका जो टेंपल माउंट है उसका एक दीवार है जो तोड़ दिया था रोमन वासियों ने। बस और ज्यादा गहराई में भी नहीं जाइए, रोम लोगों की लंबी कहानी है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, आनंददायक है। चलिए, तो लगभग इनकी आस्था तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा। उसके बाद इन सारे धर्मों के एक कॉमन लोग हुए। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है मैसेंजर, एक होता है प्रोफेट। दोनों में बहुत सारी अंतर है, अभी चर्चा नहीं करेंगे, ये भी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, आगे करेंगे चर्चा। प्रोफेट और मैसेंजर में अंतर समझ रहे हैं, उसकी चर्चा। तो लगभग इन तीनों धर्म के जो कॉमन प्रोफेट है वो है इब्राहिम। कहां से आए इब्राहिम? थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा आज के क्लास के लिए।
तो जो इब्राहिम हुए, इब्राहिम, ये तीनों धर्म के कॉमन क्या है? प्रॉफिट है। इब्राहिम के दो बेटे हुए और इस दो बेटे में से एक बेटे का नाम है इसहाक। इसहाक, इनका रिश्ता जो है वो आपका आप देखेंगे, इनका रिश्ता जो है वो यहूदी लोग के साथ है। और इनका जो दूसरे बेटे, उनकी कहानी थोड़ी सी मैं नहीं जानना चाहता, बीच में चीजें आ जा रही है, चलो नहीं जा रहे हैं। इसहाक जो थे, इब्राहिम से ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम को स्वप्न आया कि आप अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे आस्था रखते, सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रिय है, आप अपने, अगर आप मुझे ईश्वर मानते हैं, आप मुझे ऐसा लगता है कि गॉड है आपके लिए, हम ऐसे ईश्वर ने कहा कि तो आप अपने जो सबसे प्रिय चीज है उसका आप बलि दीजिए। ये थोड़ी सी चीजें, जिस तरह मैंने कहा रामायण टाइप, महाभारत टाइप, गीता टाइप, ये ऐसा मानना यहूदी लोगों का क्या सत्य क्या गलत, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। विश्वास का मतलब यही होता है ना कि ईश्वर और जो पर्सन होते हैं, इसका मतलब धर्म के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल का तो विश्वास पता ही है कि किस प्रकार की आस्था होता है, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो लगभग जो आज इब्राहिम ने अपना बेटा को ही क्या किया कि बलि करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह बलि करने का प्रयास ही कर रहे थे, तब तक ऐसा माना जाता है कि ईश्वर का दूत वहां पर प्रकट हुआ और इसहाक को बचा लिया। और उसी समय उसी क्षेत्र पर एक भेड़ की बलि दी गई। इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र आप इससे भी अंदाजा लगा जा सकते हैं कि यहूदी लोगों का इससे कितना ज्यादा अटैचमेंट है। यह चीजें क्लियर हो रहा है। और डिटेल अभी इतनी ही कहानी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटी कहानी बता रहा हूं, डिटेल की चर्चा आगे करेंगे। दूसरी बात करें, हम लोग मुस्लिम को समझ लिए, यहूदी लोग को समझ लिए, अब चीजों को समझते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोग की क्या मान्यता है। देखिए, क्रिश्चियन लोग के भी प्रोफेट जो हैं, सो रहे हैं क्या? क्रिश्चियन लोग के जो प्रोफेट हैं वो भी इब्राहिम है। और इनकी जो एक तरीका से देखा जाए तो इनके धर्म को बढ़ाने वाले ईसा मसीह है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ईसा मसीह यहूदी कुल में जन्म लिए थे और उनको जो क्रॉस पर लटकाया गया था वो भी यहूदी लोग थे। ये कहानी फिर से मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा सब्र करें, चीजें समझें। इनका जो आप देखेंगे जन्म जो होता है इस क्षेत्र में होता है और इनका जो पालन पोषण होता है इस क्षेत्र में होता है। ध्यान रखिएगा, इसका ईसा मसीह का ध्यान से जन्म इस क्षेत्र में होता है, पूरी चर्चा करेंगे। और इनका पालन पोषण यहाँ होता है और लगभग इनकी जीवनी के बारे में भी बात करेंगे अगले वाले सेशन में। यहां से लगभग यहाँ आए ऐसा माना जाता है। यहां आने के बाद जो वहीं माउंट टेम्पल था, टेम्पल जो माउंट कहते हैं, वहां पर जाकर के देखा तो इतनी गंदगी फैली हुई थी। इन्होंने अपने जो फॉलोअर थे इन लोगों के पास बुलाया इन्होंने, और बुलाने के बाद लगभग पूरी साफ सफाई और वहां के जो लोग एजेंट बने हुए थे, जो धर्म खेल रहे थे, ठीक उसी प्रकार जिस क्लास के बच्चे जो पीछे बैठते हैं मोबाइल खेलते रहते हैं, उसी तरह ये लोग धर्म खेल रहे थे। और ईसा मसीह को ये चीजें बहुत बुरी लगी और ईसा मसीह ने उस चीज को हटाने का प्रयास किया और लोगों को मैसेज देने का प्रयास किया। अब सबसे बड़ी विडंबना ये कौन चाहे जिसकी बिजनेस ठप होती है उसी को पता चले। क्या गुप्ता जी, आपको भी पता है क्या? भी पता है कि मतलब कैसे आपको चार्जर बेचना है तो कैसे बेचना है, जूता बेचना है तो कैसे बेचना है, ये चीजें तो पता ही है कि अगर
दिन में अगर कुछ नहीं बिका तो क्या हालत होता है। उसी तरह जो लोग धर्म संबंधित भी कुछ चीजें करते रहते हैं। मेरी किसी जातीय लोगों से और किसी विशेष धर्म के लोगों से कोई लेना देना नहीं, जो रियल जो दिखता है वही चीजें मैं चर्चा कर रहा हूँ। इन लोगों ने एक अजीब विडंबना रहा, पकड़ा इन्होंने, कैसे पकड़ा, कैसे इन पर कानून के तहत कैसे लगभग इन लोगों को क्रॉस पे चढ़ाया गया, क्या कहानी है इस पर नहीं जा रहे हैं। सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि इनको पकड़ा गया और इसी क्षेत्र के आसपास इनको क्रॉस पर लटका दिया गया। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन वो क्रॉस पर चढ़ाने के एक दिन पहले, उस दिन था आपके थर्सडे, और जिस दिन अगला दिन जिनको चढ़ाना था क्रॉस पे, वो दिन था आपके फ्राइडे। और कभी इन दोनों के बीच में लगभग चर्चा किया जाए तो 1-1.5 घंटा चर्चा किया जा सकता है कि इसका संबंध आपके रोम से है कि रोम उस समय रोम के गवर्नर हुआ करते, जिस प्रकार भी डेमोक्रेसी है ना, किसी की ये लोग तो लोकल टीम थी, यहाँ के लोगों ने, यहूदी लोगों ने जो डिसीजन लिया इनको क्रॉस पर चढ़ाने के लिए, लोकल चीजें है। जिस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट, जिस प्रकार आप 5th शेड्यूल आप देखते हैं, 6th शेड्यूल देखते हैं, आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं, उसमें जैसे बहुत सारा, एक तरीका से देखा जाए तो बहुत सारे जो राइट हैं वो गवर्नर को दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी को मौत की सजा सुनानी है तो वो राइट नहीं होता है जनरली गवर्नमेंट। जैसे हम लोग राज्यपाल की भूमिका पढ़ रहे थे और उसमें जो क्षमा दान की शक्ति जो पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि लगभग राष्ट्रपति गवर्नर से किस प्रकार। तो उसी तरह रोम के साथ भी ये कहानी था कि ये लोग डायरेक्टली, जो यहूदी लोग इन्होंने पकड़ करके ईसा मसीह को एक तरीके से कहा जाए जो फांसी की सजा देने वाले थे, ये चीजें इतनी आसान नहीं थी। ये मामला रोम गया, रोम से फिर यहाँ गया, फिर रोम गया, लंबी कहानी है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आने वाले समय में करेंगे चर्चा। इनको पकड़ करके क्रॉस पर लटका दिया गया फ्राइडे को, उसी फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है। उसके बाद से कहानी ये हुआ कि जिस कब्र में उनको लिटाया गया, ऐसा माना जाता है, ऐसा क्रिश्चियन धर्म के लोगों की मानना है कि लगभग उसी रात वह फिर से कब्र से बाहर आए और लगभग 40 दिन जिंदा रहे और दुनिया वालों को एक मैसेज देते रहे। एक मैंने मूवी भी बताई थी इससे संबंधित, उस मूवी को अगर आप देखिएगा आनंदित महसूस करोगे, चीजें बहुत अच्छी। तो ये भी समझ गए कि इनका भी जुड़ा। अब क्रिश्चियन ईसाई में कॉन्फ्लिक्ट कहां से आ गया? तो क्रिश्चियन ये समझते हैं कि यहूदी लोगों ने ही ईसा मसीह को मार डाला। क्यों मार डाला, एक लंबी कहानी है, यह चर्चा नहीं। तो लगभग मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अल अक्सा मस्जिद को लेकर के तीनों धर्म की क्या मान्यताएं हैं, क्या उनसे किस प्रकार का आस्था जुड़ा है, ये चीजें आप लोग के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या चीजें यहां तक क्लियर है? अब यहां पर अब समझते हैं दुनिया में कुछ डेटा। अगर मैं कहूं यहां जुडिज्म मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर आपके क्रिश्चियन, और यहां पर मैं लिखता हूं इस्लाम। थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कुछ चीजों को। जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन, तो आपका जवाब होगा इन तीनों में फर्स्ट रैंक आप किसको देंगे? जुडाइज्म। दूसरा रैंक यानी धर्म के रूप में इस क्षेत्र में आने वाले कौन? क्रिश्चियन। उसके बाद आप देखेंगे इस्लाम। महत्वपूर्ण चीजें क्या हो सकती है? लगभग दुनिया में इनकी कितनी पॉपुलेशन हो सकता है? कल अगर आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे सामने वाले बैच के लोग, तो उनको पता है, कुछ हम लोग डिस्कस भी किए थे इस मुद्दे पर, दुनिया की आबादी कितनी हो गई। लगभग अगर देखा जाए तो दुनिया की टोटल आबादी का 0.02%
हैरत में पड़ जाओगे। कितना? 0.02%। क्रिश्चियन लोग अगर देखा जाए तो लगभग टोटल आबादी का 31 से लेकर के 32%, 31 को 34 लिख लीजिए अभी करंट डेटा के अनुसार, 34% के आसपास, और 25 से लेकर के 27% के आसपास टोटल आबादी का इस्लाम रखते हैं। आबादी की बात करें, पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो महज 1.5 करोड़, अभी कंपेयर करूंगा इंडिया से, और इस 1.5 करोड़ टोटल है। जबकि आप डेटा देखेंगे तो लगभग क्रिश्चियन 240 से लेकर के लगभग 250 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। क्या चीजें क्लियर हो रही है? और वहीं अगर इस्लाम की मैं बात करूं तो इस्लाम लगभग 190 से लेकर के लगभग 200 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप हो रहा है। आप लोग बिहार में बैठे हैं, बिहार से भी महत्वपूर्ण है कि इंडिया में बैठे हैं। आपके दिमाग में भी चल रहा है कि भाई सारे धर्म को आप स्टडी कर लिए, तो थोड़ा हिंदू का भी बता दीजिए कि कितने हो सकते हैं। ठीक है ना? बिहार सरकार भी जाति जाति खेल रही है, तो थोड़ा सा हम लोग भी खेल लें, हम हिंदू खेल लें। तो लगभग एक डेटा बताती है कि लगभग पूरी दुनिया में लगभग 115 से लेकर के 120 करोड़ के आसपास इस पूरी दुनिया में हिंदुज्म विद्यमान है। महत्वपूर्ण डेटा है। नंबर ऑफ कंट्री में फैले हैं, नंबर ऑफ कंट्री में लगभग इनका लगभग 70%, 70 नहीं कह सकते हैं, लगभग इस आबादी का लगभग मान लीजिए कि इजराइल में आपके लगभग 70 से 80 लाख, 1 करोड़ भी नहीं, और लगभग तो लगभग हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लगभग यहूदी लोग जो हैं उनकी दुनिया में कितनी आबादी हो सकती है। लगभग अगर देखा जाए तो लगभग टोटल मैंने बताया यहाँ पर कि आबादी 1.5 करोड़ है, और 1.5 करोड़ में महज लगभग 70 से 80 करोड़ लाख के आसपास आपके इजराइल में है, 70 से 80 लाख के आसपास। और इजराइल की आबादी कितनी है? मोस्टली आप ऐसा कह सकते हैं कि लेस देन 1 करोड़। लगभग 57-58 करोड़ के 58 लाख के आसपास जो आबादी है यहूदी की, जो सेकेंड लार्जेस्ट आबादी मानी जाती है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी पता चलेगा कि अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों आखिर जो बिडेन इजराइल चले गए, आखिर यूक्रेन लेट क्यों गए, अदर देश में क्यों जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत में अगर आबादी अगर कुल मिलाकर के यहूदी लोगों की अगर समझने का प्रयास किया जाए तो लगभग 5 से लेकर के 10,000 के बीच में, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, अलग अलग डेटा इनके विद्यमान है यहाँ पे। लगभग कहा जाए तो ऑथेंटिक हमको लगता है कि लेस देन 10 कंट्री में इनकी आबादी हो सकती है। मोटा मोटी समझा जाए तो लगभग बड़ी आबादी मात्र 2 देश में है, वो है एक खुद इजराइल और दूसरी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट्स इट। लगभग अगर क्रिश्चियन की अगर बात किया जाए, जो क्रिश्चियन की जो लगभग जो 34% के आसपास आबादी का हिस्सा रखते हैं, तो लगभग 125 प्लस कंट्री में ये लोग विद्यमान है, ठीक ठाक विद्यमान है। टोटल आबादी का इतना परसेंटेज लेकर के आते हैं, जबकि यूएन के डेटा के अनुसार लगभग दुनिया में 193-194 देश माने जाते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें यूएन मान्यता नहीं देता, और कुछ लोग, कुछ देश हैं वो भी मान्यता नहीं देते। जैसे तिब्बत एक देश है, चीन मान्यता नहीं देता।
तो इसी प्रकार से बहुत सारे देश, अगर तिब्बत टाइप के देशों को अगर कंसिडर किया जाए तो लगभग दुनिया में लगभग 200 प्लस देश हो जाएंगे। लेकिन यूएन के डेटा के अनुसार लगभग 193 देशों में से लगभग 125 प्लस देश हैं जहां पर क्रिश्चियनिटी देखी जाती है। लगभग अगर देखा जाए यहाँ पर, वहीं पे आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम लगभग भी 45 से लेकर के 50 कंट्री ऐसे हैं जहां पर इस्लाम को भी ठीक ठाक देखा जाता रहा है। अब मुद्दा यह है कि हमने रैंक समझ लिया, परसेंटेज देख लिया, पॉपुलेशन देख लिया, कितने देश में इनकी आबादी है उसको देख लिया। अब हम बात करते हैं कि बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, ईश्वर में इनकी आस्था किस प्रकार के। देखिए आस्था बहुत प्रकार के होते हैं। जब कोई नई धर्म जो बनते हैं ना, उसमें देखा जाता है कि उनके मल्टीपल गॉड होते हैं। क्यों गॉड होते हैं? क्योंकि जब भी कोई धर्म का उदय होता है, उस धर्म के उदय का फौज होता है ट्राइबल क्षेत्र, और ट्राइबल क्षेत्र वो होती है जिसमें पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सिस्टम कम होता है। जैसे अगर उसको मान लीजिए कि ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आंधी आ रहा है और उस आंधी से आपको बचना है तो बस हवा को ही ईश्वर मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी समय में अगर ज्यादा गर्मी होने लगा किसी क्षेत्र में और उसी समय वहां के लोग बहुत परेशान है, तब तक वो लोग कहीं ऐसे ही ईश्वर में आस्था दिखा रहे थे, तब तक अचानक से बारिश हो गया। तो हो सकता है कि वो लोग गर्मी को एक देवता मान करके पूजा करने लगे। तो इसको बोलते हैं कि एक इंसान मल्टीपल गॉड में ट्रस्ट करता है। ये स्टेज होता है किसी भी धर्म के ओरिजिन होने के प्रारंभिक दौर में। लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझदारी, अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़ना शुरू होता है तो धीरे धीरे इंसान जो होता है एक ईश्वर में विश्वास करने लगता है। दैट मीन्स आप कहते हैं बिलीव इन वन गॉड, यानी हिंदी में कहें तो उसको कहते हैं एकेश्वरवाद। और एकेश्वरवाद को लेकर के चाहे वह यहूदी हो, चाहे वह क्रिश्चियन हो, चाहे वह इस्लाम, तीनों लोग अभी का वर्तमान सिनेरियो ये कहता है कि तीनों धर्म एक ईश्वर में ट्रस्ट करते हैं और इनकी ये मान्यता है कि पूर्ण रूप से ईश्वर अगर है तो ईश्वर की कोई एक इमेजेस नहीं हो सकता, मैसेंजर हो सकते हैं, प्रोफेट हो सकते हैं, ये सब चीजें हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि लगभग बिलीव जो होगा एक ही ईश्वर होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि दो चीजें होती है किसी भी धर्म में, एक होता है प्रोफेट, एक होता है मैसेंजर। खासकर ये शब्द आपको इन्हीं तीन धर्म में ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे हिंदू धर्म में देखेंगे तो ये चीजें नहीं मिलती है जनरल। अब प्रोफेट और मैसेंजर करेंगे चर्चा इसकी आगे वाले क्लास में। जो प्रोफेट मानते हैं यहूदी लोग, वो हैं आपके मूसा। मैंने अभी बताया कि इतिहास में अभी नहीं जाएंगे, करंट से रिलेट कर रहे हैं। और इस धर्म के जो ये है वो मूसा है। अगर क्रिश्चियन की बात करें तो आपको पता ही है ईसा मसीह को आप मान सकते हैं क्या ये है। और इस्लाम के बारे में मोहम्मद साहब, एक डेटा और समझने का प्रयास करते हैं। एक डेटा कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि जिस प्रकार से हिंदू का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण हो सकता है, महाभारत हो सकता है, गीता हो सकता है, इनके भी कुछ बुक हैं जिनकी काफी अच्छी तरीका से इन्होंने काफी रिस्पेक्ट के साथ इनके आस्था जुड़े हुए हैं। क्या हो सकते हैं? देखिए दो चीजें होती है, थोड़ा सा मैं ना चाहते हुए भी पीछे लेकर के चल रहा हूं। जैसे कुछ किताबों का संग्रह हुआ, उसको इनके भाषा में टेस्टामेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेस्टामेंट। और टेस्टामेंट का मतलब है कि दो प्रकार के टेस्टामेंट हुए। एक पुराने समय में कुछ किताबें लिखी गई, उसको बोला गया ओल्ड टेस्टामेंट, और नए समय में कुछ किताबें लिखी गई इसी से संबंधित, उसको बोला जाता है न्यू टेस्टामेंट। तो जो लोग ये
यहूदी कम्युनिटी से लोग आते हैं, तो यहूदी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग ओल्ड टेस्टामेंट को, जो ओल्ड टेस्टामेंट है इसको वो लोग मानते हैं और इसको यहूदी बाइबल के नाम से जाना जाता है। और लगभग इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 24 किताबें इसमें मेंशन है। और इस ओल्ड टेस्टामेंट को जो 24 किताबों का एक संग्रह है, इसी को यहूदियों का बाइबल कहा जाता है। क्रिश्चियन लोगों में क्या कहानी है, ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, इन दोनों को ऐड करके जिन्होंने किताबें तैयार किया गया है वह ईसाइयों का बाइबल है। यानी अगर आप तीनों धर्म में चीजें रिलेट करें और इसको खुद से समझने का प्रयास करें तो आपको ये चीजें लग रहा होगा कि एक ही चीजें लगभग सब में क्या हो रहा है कि घूम रहा है, चीजें आ रहा है और लगभग सबका संबंध कहीं ना कहीं एक जगह से प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। और इन लोगों की जो ग्रंथ मानी जाती है इस्लाम की, आपको पता ही है, कुरान प्लस एक बुक है जिसको बोलते हैं तौरात। और ये तौरात वही है जो ये ओल्ड टेस्टामेंट के प्रारंभ के 5 किताबें हैं। इन चीजों को मिला करके उनकी एक धार्मिक ग्रंथ है, इनको लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। लगभग आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि तीनों धर्म में अभी दुनिया में किस प्रकार के सिनेरियो है, कितनी आबादी है, कितनी परसेंट है और कितनी सिमिलरिटी है। यहाँ से अगर तीनों धर्म में अगर सिमिलरिटी भी पूछा जाता है तो आप समझा पाएंगे किसी को, डिफरेंस भी पूछा जाएगा तो आप काफी हद तक बताने में सक्षम। अब इस चीज को यहाँ रख करके जो हमारा अब का कुछ जो 10 मिनट जो हम चर्चा करेंगे, ये 10 मिनट चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इस टोटल आबादी का, देख रहे कितना कम, भारत की आबादी में बता रहा हूँ, अंदाजा करिए लगभग 2021 की अगर सेंसस की बात करें तो लगभग 140.75 करोड़, मतलब 140 करोड़, एक इसको क्या बोलेंगे, 75 लाख बोलेंगे कि नहीं? पढ़ते तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉइंट के बाद भूल जाओ, क्या बोलते हैं, हम जितना पॉइंट के बाद भूलने की बात करते हैं उनकी आबादी है इतना, इससे अंदाजा लगाइए। और फिर इतनी छोटी आबादी के साथ भाई आज सारी दुनिया यहूदी क्यों चिल्ला रहा है? आखिर क्या कारण है कि जो बिडेन भाग करके आ गए यहाँ पे इजराइल में, क्या इससे पहले इस प्रकार की घटनाएं दुनिया में नहीं घट रही थी? क्या यूक्रेन वार नहीं चल रहा है? क्या अफ्रीका में हर आप देखेंगे कि 1-2 माह के अंदर में 2-4 कुछ तो हो ही जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो जानना जरूरी हो जाएगा कि हमारे लिए कि आखिर यहूदी में है क्या चीज। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं और भारत से रिलेट करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे पास क्या है, उनके पास क्या है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और लगभग आ जाएंगे 2023 तक और आज के क्लास वहां तक समाप्त करेंगे। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया, और यहाँ पर हम बात करते हैं इजराइल की, लगभग 140.75 करोड़ बात यहाँ पर पता है। ये है लगभग आप देख ही रहे हैं कि महज 0.575 अगर करोड़ में कहें तो लगभग 75-76 लाख के आसपास। दूसरा कहानी अगर देखा जाए भारत की, अगर जीडीपी से अगर कंपेयर किया जाए, बहुत चीज अभी समझ में आएगी। भारत की जीडीपी लगभग 3.5 लाख करोड़ है, मतलब 3.67 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इनकी कितनी है? लगभग 50,000 लाख, 50,000 करोड़। आप कहेंगे कि सर ये डेटा मुझे समझ में नहीं आया। यानी कहने का मतलब यह है कि 140 करोड़ लोगों पर भारत की जीडीपी 3 लाख है, मान लीजिए 3.5 लाख करोड़ है, और महज हम पॉइंट की जो बात है
पॉइंट के जो मतलब उनकी आबादी पॉइंट के बाद उनकी जो जीडीपी है वो 50,000 करोड़, यानी महज 7 गुना हमसे कम। जबकि जनसंख्या देखिए इनकी 140.7। क्या दिमाग में कुछ काम कर रहा है? भारत के अगर इनकी अगर लैंड की बात किया जाए, मतलब लैंड क्या है कहानी, लैंड लगभग डेटा देख लीजिएगा, लगभग 20,000, इससे ज्यादा नहीं होगा, स्क्वायर किलोमीटर में इनकी पूरी वो क्षेत्र है। अगर मैं कहूं कि अगर आपको इजराइल सर्च करना है, अगर किसी को पता नहीं है तो उसको जूम करते करते थक जाएगा कि भैया ये इजराइल है कहां। इतनी छोटी आबादी, 20,000 इसका क्या है, एरिया है स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। भारत का मोटा मोटी अंदाजा होगा लगभग 32 लाख के आसपास, और इस 20,000 का 60% डेजर्ट है वहां पे। अगर 60% यहां से हटा दें तो लगभग कृषि के लिए बहुत कम इनके पास, महज 3500 से लेकर 4,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इनके पास बचता है खेती करने के लिए उपयुक्त जगह। भारत की बात करें तो लगभग भारत के अगर कॉन्टेक्स्ट में इसको समझा जाए तो भारत में लगभग नहीं तो कम से कम 16 लाख मतलब हेक्टेयर का जो एरिया बनेगा उसमें कृषि के लिए उपयोग। लगभग डेजर्ट और इस जमीन पर भारत कितना, जैसे होता है ना घर बन गया, डेजर्ट है जहां पर कृषि नहीं की जा सकती है। टोटल लैंड का मात्र 12% जो हिस्सा है जो भारत में अनयूज हो सकता है, बाकी सब चीजें यूज की जा सकती है। और फिर भी एग्रीकल्चर में वहां जीडीपी का बहुत बेहतरीन रोल माना जाता है। आप देखते हैं पर कैपिटा इनकम, सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम की जो लिस्ट जारी की जाती है वह यहूदी लोगों की होती है सबसे ज्यादा। अभी हम लोग एक और डेटा देते हैं, मतलब आपको शौक लगेगा कि लगभग जो टॉप जो धनी लोग हैं उस टॉप धनी में से अगर इजराइल के मात्र 267 लोगों का वेल्थ को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए, कितना, मात्र 267 लोगों का, तो भारत की जीडीपी का लगभग आधा हो जाएगा। 1.6 ट्रिलियन डॉलर वहां के 267 लोग डिसाइड कर सकते हैं भारत की इतने। और भारत के जितने अडानी, जितने टॉप मतलब धनी लोग हैं 1 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचा सकते। अडानी अंबानी सारे लोग, सच बता रहे हैं, कोई उनके पहुंच नहीं सकता। ये सोचिए कि जरा ये 267 लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं। लगभग हम 140 करोड़ के क्रॉस कर रहे हैं अभी तक। अगर नोबेल प्राइज की अगर बात किया जाए भारत और इजराइल के कंपेयर में, तो लगभग भारत में अभी तक नोबेल प्राइज जो मिला है मात्र 12 मिला है, और इजराइल के मात्र 75 लाख लोग अब तक 13 नोबेल प्राइज ले चुके हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है कितना इसकी इंपॉर्टेंस है? चलिए, ये सब चीजें मजे की बात। आप सोचेंगे कि आखिर ये लोग पैसे कमाते कहां से हैं? बहुत सारे लोग तेल खेलते हैं, गल्फ कंट्री है, बहुत सारे लोग तेल का खेत क्लास में किए थे। कोई यहाँ तेल नहीं है, तेल कहां आता है दूसरे देशों से? फिर पैसा कहां से आया? इन लोग खेलते हैं, इन लोगों के पास इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा है। आईसी के क्षेत्र में, इंटीग्रेटेड सर्किट इंजीनियरिंग सेक्टर का, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में एक बहुत बड़ा, जितने मोबाइल है, लैपटॉप है, सारा चीज इसी पर काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर बेस, माइक्रो कंट्रोलर बेस, जितना भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं सारे इसी पर काम करते हैं, और सबसे ज्यादा इसमें आ गया है। आप अमेरिका की अगर बात करें, जो गूगल के जो 3 फाउंडर हैं यहूदी, या फिर गूगल की जो वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका नाम याद है। 3 लोग जो रट्टा लगाकर याद करना पड़ता है कौन है, यहूदी। फेसबुक जो यूज करते हैं मार्क जुकरबर्ग, वो भी यहूदी। माइक्रोसॉफ्ट जो इतनी बड़ी काम करती है उसको सबसे ज्यादा उसमें फंडिंग करने वाले यहूदी हैं।
एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आती है, हर एक इंजीनियर का सपना होता है कि उस जॉब में काम करे, ऑरेकल, उसमें बड़ा जो इन्वेस्टर यही है। क्या चीजें समझ में आ रहा है? आप एक मूवी देखे थे हैरी पॉटर, जो छोटा बच्चा है वो यहूदी है। यानी कहने का मतलब है कि जो बिडेन यहां आए नहीं, यहाँ के जो कार्यरत लोग हैं ना, मजबूर किया गया भाई अगर यहाँ से चले गए ना तो इनका तुम्हारी औकात नजर आ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या रहा हूं? जिस दिन अगर हम चाह दिए, देख लो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, समझ रहे हो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। इतना आप सोचिए कि इतने ज्यादा लोग पूरे टैक्स दे रहे हैं वहां पे, तो आए नहीं, भाग करके आए। और अभी कल का न्यूज़पेपर का हेडिंग बता रहा हूं, आप दंग रह जाएंगे चीजें सुन करके, कि वहां की कंपनियां ये बोल रहा है कि आप जाइए, सारे वहां के यहूदी लोग जो देश छोड़ करके आ रहे हैं यहाँ पर लड़ने के लिए, किससे? पैलेस्टाइन से। क्यों लड़ने? ये है नेशनलिज्म, ये है राष्ट्रवाद, इस प्रकार के राष्ट्रवाद। और जिस कंपनी में वो लोग कार्यरत है, कंपनी बोल रहा है कि आप जा रहे हैं, कुछ पैसे ले लीजिए, आप बेफिक्र होकर के जाइए, आइएगा उधर से, आपकी नौकरी यहीं, हम किसी को रखेंगे नहीं। ये होता है टैलेंट, ये होता है रिस्पेक्ट, ये होता है आपके अंदर कार्य करने की क्षमता। दुनिया हमारे साथ क्या है? हम यहाँ से गए, नौकरी दूसरे को मिल गई, क्योंकि हमारे पास क्षमता ही नहीं है। हमारे जैसे बहुत लल्लूपन जो लोग घूम रहे हैं। और जो भी चीजें चाहिए बताइए, हम लोग देंगे। कंपनी ऐसे करके कि यहूदी लोग अपने अपने देश लौट रहे हैं, और सारे लोग सोच ही रहे हैं कि कितने बड़े लोग हैं, ये लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि दूसरा आर्मी लड़ेगा, नहीं हम लड़ेंगे। एक ऐसा समय जिस समय नेतन्याहू, अभी बात करेंगे थंडरस्टॉर्म, अभी ऑपरेशन की, कुछ देर के बाद आनंद आएगा। जोनाथन नेतन्याहू के भाई हैं, इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ये कहा जाता है कि किसी के कब्र पर किसी की हस्तियां कायम होती है। तो वहीं एक जोनाथन नेतन्याहू के एक त्याग, एक बलिदान के कब्र पर इनका एक प्रकार का उत्थान है, अभी के समय में इतनी शासन व्यवस्था को मेंटेन करने। यानी कहने का मतलब यह है कि इस सारे लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि जो बेंजामिन नेतन्याहू, मुझे याद है कि मैंने करंट अफेयर में भी आप लोगों को बताया था कि वहां के जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का पावर को बढ़ाने के लिए और जुडिशरी का पावर घटाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, और पूरा इजरायली लोग भड़क गए थे और माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था। और एक हमास के एक छोटी सी अटैक के बाद इतना नेशनलिज्म कहां से आ गया? तो एक बेहतरीन चीज यही है राष्ट्रवाद, इसी को बोला जाता है पूरा राष्ट्रवाद। जब आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रवाद की उदय कैसे होती है, और राष्ट्रवाद क्या चीजें होती है, और देश के लिए राष्ट्रवाद कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकती है, आप इस उदाहरण से आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। जितना अभी के समय में स्प्रिंकलर खेती होती है, जितने भी कम पानी का प्रयोग करके खेती की जाती है, सारा टेक्नोलॉजी जो है हम इजराइल से लेते हैं। चलिए एनीवे, हम लोग ये चीज यहां तक समझने में, अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे कि आखिर ये दुनिया, ये सारे लोग क्यों इजराइल की पीछे पड़े हैं, और क्यों यहूदी दुनिया में इतना महत्वपूर्ण है। यहूदी के छोड़ के बाकी दुनिया के सारे धर्म अपने धर्म को फैलाने में लगते हैं। यहूदी एक ऐसा धर्म है कि वो अपना प्रचार नहीं करता। इसलिए अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी आबादी 0.02, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जरा सोचिए कितना है। कोई ये लोग, एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम सुने? यानी इस क्षेत्र के लोग, इस इनकी मतलब ब्लड में ही टैलेंट। ये लोग देखिए कितनी बड़ी त्याग करके कितने बड़े पोस्ट पर लोग बैठे हैं, और ये लोग किस प्रकार के राष्ट्रवाद डेवलप करके अपने देश के प्रति कितना
एक प्रेम डेवलप कर रहे हैं। और एक हमारे देश की कंडीशन देखिए, हम लोग जाति जाति खेल रहे हैं और नेता हमारी जाति जाति जनगणना खेल रहे हैं। ये तो विडंबना है हमारी। कोई कोई गवर्नमेंट है तो जाति जाति खेल रहा है, कोई कोई है धर्म धर्म खेल रहा है, क्योंकि किसी के पास तो वो क्षमता नहीं है कि कुछ काम कर दे ऐसा जिससे लोग आपके फैन बन जाए। बस रिलीजन खेलिए, कोई जाति जाति खेल रहा है, लेकिन खेल सब कोई रहा है ना। आप किसी की तारीफ कर सकते हैं, बुराई करेंगे तो सारे लोग तो वही है, कितना बुराई कीजिएगा, लास्ट में आप ही तक जाइएगा। चलो सोचते हैं अब मामला क्या है, इसको थोड़ा सा रिलेट करके करेंट से जोड़ करके फिर आते हैं चीजों को। कहानी कुछ ऐसा है, थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की थोड़ी सी झलक दूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, क्लास बड़ा होते जा रहा है और मेरी भी अपनी एक विडंबना है, बात कम में नहीं समझ पाता हूं। कुछ दिन पहले की बात है कि एक एग्रीमेंट होना था, गुप्त एग्रीमेंट, किसके बीच में? सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच एक डिफेंस डील थी। और इस डिफेंस डील के तहत ऐसा प्लान था कि सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हथियार खरीदेगा और सऊदी अरेबिया पैलेस्टाइन वाले मुद्दे पर कुछ अपनी कुछ मांगे है, कुछ डिमांड है, उसको लेकर के शांत हो जाएगा। क्या है मामला? इतनी चीजें लगभग जो आईआर लोग पढ़े वो लोग थोड़ा सा जोड़ पाएंगे, बाकी लोगों को थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, परेशान मत होइएगा। अब यानी कहानी क्या है कि देखिए, अब थोड़ा सा मैप पर आते हैं। मैप क्या कहता है कि जैसे अगर मैं कहूं कि पैलेस्टाइन मुस्लिम लोग हैं और दो टाइप के मुस्लिम हैं, एक शिया और एक सुन्नी। सुन्नी को जो लीड करता है वो है सऊदी अरेबिया और शिया को जो लीड करता है वो है आपका ईरान। और इन दोनों के बीच में कुछ खेल होते रहते हैं और इस खेल को खिलाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिडिल ईस्ट में जो भी समस्याएं होती है, इस बीच में खेलने का काम जो होता है वो अमेरिका होता है। जैसे छोटा सा उदाहरण लेकर के चलते हैं। मामला है हमारा मुस्लिम का, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, लेकिन दो लोगों के दो विचारधारा, दो प्रिंसिपल आएंगे, उन दो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कभी आप सऊदी का सपोर्ट कीजिए, ईरान से झगड़ा कीजिए, कभी ईरान का सपोर्ट कीजिए, सऊदी के साथ लफड़ा कीजिए। यही चीजें करते रहिए। बस आपको जियोपॉलिटिक्स समझना है कि कब इसके साथ रहना है, कब उसके साथ जाना है। अब जैसे इस प्रकार का चीजें हुआ सऊदी के साथ, और चूंकि ईरान को पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे साथ नहीं है, जब अमेरिका हमारे साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि सऊदी के साथ, और सऊदी का दुश्मन ईरान है और ईरान का पार्टी हमास है, तो हमास को ये बोला गया कि भाई तुम कुछ करो, अटैक होता है। चीजें कुछ सिनेरियो है। अब थोड़ा सा अब हम लोग कुछ ऐसा कुछ प्रयास करते हैं कि चीजों को दो तीन चीज समझेंगे। अभी हम लोग एक समझेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कहानी क्या हुआ, यानी वेलफेयर डिक्लेरेशन। समझते हैं इस चीज को। चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। सबसे पहले वेलफेयर जो डिक्लेरेशन है उसको वेलफेयर डिक्लेरेशन ये हुआ 1970 में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है आपका 1914 से 18। ये डिक्लेरेशन था क्या? मुद्दा था, दो लोग लड़ रहे थे, एक थे मतलब ओटोमन अंपायर, एक ब्रिटेन, 7 लोग थे।
अलग अलग देश थे। हार हुई किसकी? ओटोमन एम्पायर की। ओटोमन एम्पायर के हार के बाद मुद्दा था, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था सर अर्थर वेलफोर्ड, और इन्होंने एक डिक्लेरेशन जारी किया और डिक्लेरेशन में ये बात बोला कि हम यहूदी लोगों को उनका जो जगह है यरूशलेम वाले क्षेत्र में ले करके बसाएंगे। वेलफेयर डिक्लेरेशन में बात ये लोग बोल दिए ब्रिटेन ने। अब मुद्दा था कि यहाँ पर बसाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वाला जो क्षेत्र था, क्या वहां पर इजराइल के यहूदी लोग नहीं थे, कम थे, और इस क्षेत्र में चूंकि आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो टर्की है, और टर्की का उस समय जो मेन जंक्शन था इस्तांबुल था, और इस्तांबुल में पूरा जोन बने हुए थे। जिस प्रकार कभी करेंगे चर्चा इसकी, ओटोमन एम्पायर की बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिस प्रकार आज के समय में जो सेंटर है और सेंटर से अलग अलग स्टेट है, उस प्रकार के इस्तांबुल में एक सेंटर हुआ करता था और लगभग 26-27 पार्ट हुआ करते थे ओटोमन एम्पायर के, और चारों तरफ एक बहुत ही बेहतरीन एम्पायर डेवलप था और चल रहा था। तो लगभग इस क्षेत्र में भी मुस्लिम लोग, अरबी लोग आकर के यहाँ पर बस गए थे और इनकी संख्या काफी कम हो गई थी, और यहूदी लोगों को इन्होंने वेलफेयर डिक्लेरेशन के तहत जो फॉरेन मिनिस्टर थे ये बात बोल गए फ्लो में, या फ्लो में नहीं कहेंगे, लीक करके दिए। जब डिक्लेरेशन हो रहा है तो बाकायदा पेपर तैयार होता है कि सारा चीजें प्रोसेस होता है, प्रोसेस की कोडिंग काम होती है, ये चीजें बोल गए। अब यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम हो गया कि लगभग अगर आपने कमिटमेंट किया है इस डिक्लेरेशन के तहत, तो आपका दायित्व बनता है कि इन लोगों को वहां ला करके बसाया जाए। और चुपके से, बहुत आनंद आएगा, चुपके से ब्रिटेन ने एक और ट्रीटी कर लिया फ्रांस एंड रसिया के साथ। ताज्जुब होगी आपको कि इस प्रकार के लोग इस प्रकार के हरकत क्यों कर रहे हैं। दुनिया, देखिए, दुनिया से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दुनिया में किस प्रकार की घटनाएं घटती है उसको अपने जीवन पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब तक आप चीजों को नहीं देखते हैं, जब तक, इसी को बोलते हैं अनुभव, यही आपको एक्सपीरियंस बनाता है, अनुभव दिलाता है। इसको बोलते हैं साइकोस-पिकोट एग्रीमेंट। साइकोस-पिकोट एग्रीमेंट हो गया। एक तरफ ब्रिटेन था और दूसरी तरफ रसिया और आपके फ्रांस थे, और इसमें बोला गया कि ओटोमन साम्राज्य से जो जो क्षेत्र लिया गया है ना, आप तो ठीक है ये वाला जो एग्रीमेंट किया है, ठीक है, बात मान लीजिए, ये बात गुप्त ही रखने दीजिए। बाकी हम लोग जो ओटोमन अंपायर से जो चीजें जीते हैं ना, उसको थोड़ी थोड़ी हम अपने में बांटेंगे। एक गुप्त इन लोगों का एक एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट के तहत ये लोग अपना काम करना शुरू कर दिए। क्या चीजें समझ में आ रहा है? अब कुछ राइटर हैं, इतिहास के जो मानने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि एक प्रकार से ब्रिटेन ने इस प्रकार का गलत हरकत किया, नहीं करना चाहिए, और ब्रिटिश का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट, एक तरीका से देखा जाए बड़ा इन्वॉल्वमेंट लगभग हो गया बंटवारे में, और 100% वो लोग यहूदी को टैग करते हैं। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो अगर ये एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ रहता और वो अपने कमिटमेंट के अनुसार, देखिए जिस समय विवाद उत्पन्न होता है और उसी समय आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो मामला उसी समय सॉल्व आउट हो जाता है। लेकिन जब आप उसमें टाइम ले लेते हैं तो चीजें और क्रिटिकल होने लगती है, समस्या उत्पन्न होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार का मिस्टेक ऐसा लोग मानते हैं, मेरी कोई विचारधारा नहीं है, इसमें मेरी कोई राय नहीं है, कि अगर जवाहरलाल नेहरू, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बातों से अगर एग्री हो गए रहते तो आज के समय में जम्मू कश्मीर पीओके वाला विवाद नहीं होता। कितनी सच्चाई,
कितनी गलत, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, आपके अपने अपने विचार हो सकते हैं। उसी तरीका से कुछ जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि लगभग जो ये ट्रीटी हुई, ये ट्रीटी कहीं ना कहीं यहूदी लोगों के लिए एक प्रकार का धोखा था। और कहानी कुछ ऐसा हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब इस पूरे क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? पैलेस्टाइन। क्या कहा जाता था? पैलेस्टाइन, यानी फिलिस्तीन। पहले पूरा क्षेत्र, इजराइल बोल जाइए, इजराइल नहीं, यानी इसको कहा जाता था आसान शब्दों में फिलिस्तीन। पूरा, इसमें कोई कुछ नहीं है। अगर कोई है तो कोई अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक है, इनके हाथ छोड़ दीजिए। ये पूरा का क्षेत्र आपको जिसको बोला जाता था फिलिस्तीन। और इसमें एक काम किया, अगर कहा जाए 1918 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कहानी कुछ ऐसा हुआ कि लगभग ब्रिटेन वाले ने यहाँ पर एंट्री कराना शुरू कर दिया यरूशलेम वाले क्षेत्र में, फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में, और यहूदी जाकर के वहां बसने लगे। धीरे धीरे जब इनकी संख्या जब बढ़ने लगी तो समस्या उत्पन्न होने लगा। यानी मुस्लिम लोग को लग रहा है यहूदी कहां से आ रहे हैं, यहूदी कहां से आ रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है। 1936 के आसपास इनके बीच में कुछ झड़प भी हुआ, 1936 के आसपास। और उस झड़प में ये चीजें देखा गया कि लगभग ठीक ठाक विवाद हो रहा था, और लगभग 1936 में ब्रिटेन ने फैसला किया कि यहूदी को थोड़ा सा कंट्रोल किए बात, और बोले कि अब थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, इतना एंट्री मत कीजिए। लेकिन यहूदी तो शांत रहने वाले थे, वो आते रहे। अब लास्ट में ब्रिटेन को लगा कि अब मेरे ये जिसे कहा जाता है कंट्रोल से बाहर हो गया। तब तक 1945 के आसपास, आपको पता है अगर इतिहास पढ़ते हैं, तो यूएन का भी स्थापना हो गया था। ये यूएन क्या है? जिस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया कि इस प्रकार की दूसरी बड़ी त्रासदी ना हो, उसी प्रकार ये यूनाइटेड नेशन है, उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया कि इस प्रकार की घटना दुनिया में फिर ना हो। तो यूनाइटेड नेशन के पास जब यह लफड़ा गया, ध्यान से रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के पास जब यह लफड़ा गया, क्योंकि मुद्दा यह था कि ब्रिटेन वहां से पल्ला झाड़ कर निकल चुका था। आखिर फैसला कैसे किया जाए? तो लगभग इस क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में यहूदी आकर के बस गए, किसी विशेष क्षेत्र में मुस्लिम लोग थे, और कोई क्षेत्र ऐसा था जिसमें दोनों लोग। तो वहां पर ध्यान से समझिएगा, यूएन ने एक फैसला दिया कि जिस क्षेत्र में, इस पूरे पैलेस्टाइन वाले क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, जिस क्षेत्र में यहूदियों की संख्या ज्यादा है, उसको आज से इजराइल कहा जाएगा। क्लियर? और जिस क्षेत्र में, इस पूरे पैलेस्टाइन में जिस क्षेत्र में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, उसको हम आज से पैलेस्टाइन करेंगे। दैट्स इट। यहां समझ में आ रहा है? जबकि कहानी यहीं तक नहीं है, मैंने बताया कि इसके इतिहास कुछ और है। ये इजराइल कौन है, इजराइल नाम क्यों पड़ा, इब्राहिम कौन है, इसकी चर्चा सेकंड क्लास में करेंगे। एक ही क्लास में चीजें संभव नहीं है। पैलेस्टाइन हो गया, और एक जगह ऐसा था जिस जगह पर दोनों लोगों की समान अनुपात थी, वो था यरूशलेम। तो यरूशलेम को क्या किया गया? इंटरनेशनल कंट्रोल उनके अंदर रख दिया गया कि ना हम इसको फिलिस्तीन कहेंगे और ना हम इसको इजराइल कहेंगे। मामला सब चीज ठीक चल रहा था। ये बात है लगभग 1945-46 के आसपास की। अब थोड़ा सा आनंदित हुई, चीजें को समझिए। ये घटना का और जिक्र कर देते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में एक छोटी सी घटना है जिससे आप लोग वाकिफ हो गए। हिटलर के द्वारा बहुत से यहूदियों को गैस चेंबर में डाल दिया गया, और लगभग डेटा बताता है कि लगभग केवल हिटलर के समय में 42 लाख यहूदी को गैस चेंबर में डाला गया। 42 लाख, और उस समय यह 42 लाख आबादी टोटल यहूदियों की 60% थी। यानी जितनी अगर यहूदी थे लगभग 50-60% तो हिटलर ने ही मार दिया।
कितनी बड़ी घटना है। एक मूवी बनी थी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी मैं आपको क्लास में बता दूंगा। मूवी बनी थी, यहूदियों को पकड़ा जा रहा था, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहूदियों को पकड़ा जा रहा था और पकड़ करके एक कंपार्टमेंट बनाए जाते थे, जिस प्रकार आप देखते हैं मुर्गी उर्गी को पकड़ कर ले जाते हैं लोग जो गाड़ी वगैरह में, उसी तरीके से लोगों को पकड़ा जाता। और लोगों को पकड़े जाने के बाद उनको लेकर के जाया जाता था, उस गैस चेंबर में डाल करके उनको मार दिया जाता था। उसी में जो मूवी है, उस मूवी में एक कहानी बताया गया, उस मूवी आप देख सकते हैं। उस मूवी में बताया गया है कि एक यहूदी फादर है और उसका एक बेटा भी है। और यहूदी फादर को ये बात पता है कि अब हम कुछ देर के बाद गैस चेंबर में चले जाएंगे। एक बड़ी लंबी कहानी है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मानवता चीजें, ताकि तो लगभग वो यहूदी ने एक प्लान किया और अपने बच्चे को खुश करने के लिए बोला कि मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ और रियलिस्टिक एक खेल खेलते हैं बेटा, मैं बताऊँ। और इस पूरे को बोले कि देखो कुछ ऐसा होगा कि इसमें से जितने लोग हमें ना एक खेल खेल रहे हैं, इसमें से सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर एक गैस चेंबर है ना उसमें लेकर के जाया जाएगा, आपको खुश होकर के देखना है, ठीक है, और लास्ट में फिर आपको भी ले आकर के डाल दिया जाएगा और फिर हम लास्ट में निकल जाएंगे। क्या विडंबना है, क्या मानवता है, सोचिए कितनी बड़ी ये घटना होगी। ठीक ऐसा ही घटना होता है और उस बच्चा के सामने उसके पिता को पकड़ कर लेकर के जाया जाता है और बच्चा हंस रहा होता है और वो पिता जाते समय भी एक स्माइल दे रहा होता है कि मेरे बच्चे को थोड़ी सी भी घुटन ना हो, उसको एक लगे कि एक रियलिस्टिक स्टोरी चल रहा है, एक इमेजिन के तौर पर लगे, कहानी है इमेजिन लेकिन चल रहा है रियलिस्टिक। और उसमें कहा जाता है, उसमें बता रहा है कि और जाते समय बोल रहा है कि बेटा तुम जिस डब्बे में हो ना, इस डिब्बा को खोलना मत, इसी में रहना और देखते रहना कि तुम्हारे पिता को कैसे पकड़ कर ले जाते हैं। और बच्चा उस डिब्बा में बैठा हुआ है कि, और बाप भी बोला है कि देखना कि तुमको, मुझे जो पकड़ने आए हैं तुमको देख न ले। और ठीक वैसा ही सिचुएशन डेवलप होता है, उसको पकड़ कर लेकर के जाया जाता है और बच्चा भी हंस रहा होता है और उसके पिता भी हंस रहे हैं। अजीब विडंबना। तब तक उस समय कहानी मूवी का कुछ ऐसा सीन है कि लगभग उसके बाद उसके पिता को बचा लिया जाता है, मतलब यूएसएसआर की सेना आ जाती है। खैर एनीवे कहानी को तो नहीं जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि सेकंड वर्ल्ड वार के समय लगभग 42 लाख यहूदी लोगों को मार दिया गया। क्यों मारा गया? तो कहीं ना कहीं ये कहानी था नस्ल का, नासिज्म इसको बोलते हैं। करेंगे चर्चा जब वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ मुद्दे पर जब कभी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें नस्ल पर एक खास वरीयता दी जाती है कि हमारा नस्ल सबसे बेहतर है, बाकी लोग उल्लू हैं, बाकी लोगों में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो है हमें। ये कुछ कंसेप्ट था हिटलर का और उसी को वो हम मानता है। इन्हीं थोड़ी इस बात पर चलते हैं। अब हम लोग आते हैं, यानी कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि 2 प्रकार के एग्रीमेंट हो गए हैं। एग्रीमेंट के बाद यूएन ने भी अपनी भूमिका निभा दिया है और लगभग इजराइल भी एक देश बन चुका है और फिलिस्तीन भी बन गया है। क्या यूएन के मान लेने से क्या देश जो है गल्फ के मीना कंट्री के जो देश है, क्या वो इजराइल को इजराइल मान्यता देंगे? नहीं। वो बोले कि यूएन, मैंने पिछली क्लास जो सेशन लिया था कंसेप्ट टॉक वाली, उसमें जब हम यूएन पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने 2 बात बताया कि यूएन की 2 फैसला जो विवादित है, एक ये वाला क्षेत्र और एक आपके कश्मीर वाला क्षेत्र। उस दिन मैंने शायद चर्चा किया और आप लोग याद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पा रहे हैं तो उससे भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर मुद्दा ये था, कहने का मतलब है कि मुस्लिम लोग जो थे वो लोग ये चाहते थे कि हम इजराइल को मान्यता ही नहीं देंगे। फिलिस्तीन पहले से था, मुस्लिम लोग पहले से थे, तो फिलिस्तीन ही होना चाहिए, इजराइल नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब आसान भाषा में यह है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया फैसला उचित नहीं है। इसमें इजराइल देश कहाँ से बना दिया? अगर यहूदी रहना ही चाहते तो अल्पसंख्यक में रहते, फिलिस्तीन देश के नाम से इजराइल
ये इनकी विवाद थी। अब थोड़ा 1950-55 का दौर आ गया है, सॉरी 50 से नहीं, पर एक वार को जान लेते हैं, फिर भारत के कॉन्टेक्स्ट को नए को रिलेट करके यहाँ पर समझाता हूँ। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, नहीं तो कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर रुकना हो तो मतलब थोड़ा सा आप हिंट दीजिएगा। हाँ, तो इसको लेकर के चलते हैं। अब मुद्दा था पैलेस्टाइन कम हो रहा था, इजराइल बढ़ रहा था। इसके अगल बगल के जो देश थे, यहाँ पर मैंने जो बताया, यहाँ पर अभी मैंने देश बताया था कि इसके अगल बगल वाले देश के नाम याद कीजिए। मैंने जैसे बताया मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ये सारे लोग का दिमाग उठा पटक हो रहा था। ये कह रहे थे कि ऐसा क्या काम किया जाए कि इनको यहां से भगा दिया जाए। कहानी है 1947-48 की। फर्स्ट वार इसको बोला जाता है। ये है 1947 और 48 की घटना। इसमें 4 लोग इकट्ठा होते हैं। एक है आपका जॉर्डन, एक है आपका सीरिया, एक है आपका इजिप्ट, एक है आपका इराक। इराक इसी में इसके बाद फिर नहीं दिख रहा था। कौन इराक? वही तेल का खेत की जो हम खाने कर रहे थे, वही। ये 4 लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि इस फिलिस्तीन वाले क्षेत्र पर अपना बहुमत बना लें, फिलिस्तीन का भी पार्ट को छीन ले और इजराइल वाले के यहूदियों को भगा दें। आसान काम था नहीं। अभी तो आपको बताए हैं कि यहूदी क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इतने कम लोग जो है, इतने कम लोग इतनी दुनिया को इस प्रकार की जो भी पॉसिबिलिटी है उसको दिखा पा रहे हैं, अपनी क्षमता को प्रूव कर पा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि क्या ऐसा होने वाला था। ये लोग सारे लोग 4 लोग मिलकर के इजराइल पर अटैक किए और फिलिस्तीन को कब्जा करने का प्रयास किया। इजराइल भी मूड में भयंकर कुटाई हुआ इन 4 लोगों का, भयंकर कुटाई हुआ, समझ रहे हैं ना। अब भयंकर कुटाई के साथ साथ इसमें जो विनर रहा वो विनर था आपका इजराइल। और लगभग ऐसा माना जाता है कि इस फिलिस्तीन का लगभग 50% एक्वायर कर लिया उसी समय। यानी पहले अरबी लोगों को ऐसा लग रहा था कि पूरा फिलिस्तीन, मतलब पूरा फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में जो छोटी सी जगह पर, जैसे मान लीजिए कि पहले इतना ही दूर इजराइल था, बाकी फिलिस्तीन था, इनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब पूरे फिलिस्तीन का 50% बढ़ा दिया, अब वो इजराइल नाम हो जाएगा अब इन लोगों को। और लेकिन देखिए, फिलिस्तीन को तो लॉस हुआ, लेकिन इन 4 लोगों को भी कुछ फायदा हुआ। कौन कौन लोगों को? जैसे जॉर्डन को इसने ना बेसी तो कुछ तो मिल ही जाता है। जैसे जॉर्डन है, जॉर्डन जो देश है, अभी यहाँ पर देखिएगा, जॉर्डन को यही हम बताए थे, याद कीजिए मैप को। और यहाँ पर ये है, सर ने बताया था वेस्ट बैंक, एक छोटा सा एक पार्ट है इसको वेस्ट बैंक। जो वेस्ट बैंक जो है, वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला गया, क्योंकि इजराइल भी है, कम आबादी है, तो उन्होंने जो आबादी जो था जॉर्डन जो था, जॉर्डन में आप देखेंगे अब जॉर्डन को वेस्ट बैंक वाला हिस्सा दे दिया गया, दे नहीं दिया गया, वो ले लिया, क्योंकि इजराइल अपना 50% और क्षेत्र बढ़ाने के चक्कर में था। तब तक जॉर्डन ने जल्दी, क्योंकि सटा हुआ है ना यहाँ से, कि जॉर्डन ने ले लिया। यहाँ पर है आपका, देखेंगे कि गाजा पट्टी। तो यहाँ पर जो इजिप्ट था, देखिएगा इजिप्ट था, इजिप्ट तब तक बोला कि भाई हम आए थे बड़ा काम करने के लिए, थोड़ा भी मिल जाए, नहीं तो घोर बेइज्जती होने वाला है, चलो भाई थोड़ा गाजा पट्टी पर जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के जाकर के गाजा पट्टी ले लिया। सीरिया
जो सीरिया था, यहाँ पर इसको मिल गया गाजा पट्टी, और सीरिया जो था, जो ये 4 लोग लड़ रहे थे, सीरिया को मिला यहाँ पर गोलन। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीजें उनको कहने के लिए उनको मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन उनको एक बड़ा सा दुख, एक दर्द था कि हम गए थे एक बड़ा वार करने के लिए, हमको एक छोटा सा जगह मिला, बल्कि पैलेस्टाइन का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिए। दुख था, दर्द था, बेइज्जती था पूरी दुनिया स्तर पर कि आप लोग इतना लोग मिल करके गए और छोटा सा, उस समय तो और आबादी कम रही होगी, भयंकर पिटाई हुआ। ये लोग शांत रहने वाले थे, सब चीज थे, ये लोग लगा अपना स्ट्रेंथ बनाने कि थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए। समय है 1967 का, इसको बोलते हैं सेकेंड वार। ये कहानी है लगभग 1966 और 67 की। इसको 6 डे वार भी कहते हैं, इसको कहते हैं 6 डेज वार। इसमें बताते हैं कि इराक खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा, समझ रहे हो, उसका कुछ नहीं, तो जो दोबारा ये प्लान बनाए तो इराक को आप अपना देखिए, तो जो दूसरी बार जो अटैक करने का मूड था, इराक को छोड़ के 3 लोग आए, और 3 लोग अभी प्लान ही कर रहे थे, तब तक इजराइल को पता चल गया। अब इनके अटैक करने से पहले इनकी पिटाई शुरू हो गई। अब भयंकर पिटाई हुआ, और जो जो चीज यहाँ पर इनको मिला था वो वापस छीन लिया गया। जो 1947-48 में जो जीते थे, मोटिवेट थे, उसको एक 1966 और 67 के बारे में मार मार के छीन लिया इजराइल ने, और लगभग जो पैलेस्टाइन का जो क्षेत्र था, लगभग पूरा पकड़ बना लिया। लगभग आप देखेंगे कि अब यहाँ पर पैलेस्टाइन वाले ही अल्पसंख्यक हो गए, अब इजराइल बड़ा हो गया। क्या चीज समझ में आ रहा है कि इजराइल कम हो रहा है, पैलेस्टाइन बढ़ रहा है। इजराइल, हाँ, पैलेस्टाइन घट रहा है और इजराइल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये चीज तो समझ में आ रहा है। पैलेस्टाइन का संबंध मुस्लिम लोगों से और इजराइल का संबंध यहूद से। अब आप यहाँ भी रिलेट कर पाएंगे कि भारत के कुछ लोग पैलेस्टाइन के साथ क्यों खड़े हैं। अभी 5-6 मुद्दा लिखा स्टार्टिंग में, और आपको बताया कि जब आप इस सेशन को जब समाप्त करेंगे तो आप एक स्टैंड लेने पर कहीं ना कहीं आप एग्री हो पाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई लोग खड़ा हो रहे हैं पैलेस्टाइन के साथ तो क्यों, अगर कोई इजराइल के साथ तो क्यों, और भारत अगर अभी के समय में इजराइल के साथ अगर खड़ा हो रहा है, इसकी क्या कहानी है, क्या जियोपॉलिटिक्स है, क्या नैम की अवधारणा धुनी पड़ रही है, इन सारी चीजों को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर सब चीज कहानी इनके पास चला गया, बहुत कहानी विडंबना हो गई, और साथ में इतना ही नहीं, यहाँ पर मैंने बताया था एक सिनाई आइलैंड, जहां पर यहाँ से स्विच के नाम निकलता है, इस सिनाई के नाम को भी सिनाई आइलैंड को भी छीन लिया था इजराइल। बाद में 1979 के आसपास, मजे की बात बताऊं, 1979 के आसपास दुनिया में इंटरनेशनल स्तर पर दबाव बने, यूएन का दबाव आया, तो इस सिनाई आइलैंड को रिटर्न किया सीरिया को नहीं, इजिप्ट को, और इजिप्ट को इजराइल को एक देश का मान्यता दिया। उसके बाद मोरक्को ने दिया, उसके बाद आप देखेंगे कि पिछला बार जो मतलब यूएई, ये सारे अमेरिका ने मध्यस्थता कर करके इजराइल को एक प्रकार से एक देश का दर्जा देने का प्रयास कर रहा है। 67 तक आ गए हैं, 66-67 तक। अब थोड़ा सा नए को थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं, घुटने तक यहीं से चीजें थोड़ा सा आनंद बोल रहे हो रहा है कोई। अब देखिए, मुद्दा यह था कि भारत से जो देश अलग हुआ था, पाकिस्तान, वो भी धर्म के आधार पर अलग हुआ था। तो भारत का प्रिंसिपल रहा है फॉरेन पॉलिसी में कि हम उस देश का सपोर्ट नहीं करेंगे जिसका अलगाव धर्म के नाम पर हुआ है। क्या चीज समझ में आ रहा है? जिस राष्ट्र, जिस नेशन का निर्माण अगर
रिलीजन के आधार पर हो, एक देश से अगर टूट करके दूसरा देश बने, हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंडीशन में भारत ने इजराइल का सपोर्ट करके फिलिस्तीन का हेल्प कर रहे थे, और फिलिस्तीन के साथ पूरे अरबी देश खड़े थे, गल्फ कंट्री खड़े थे, जिससे हम ठीक ठाक मात्रा में हमारे बायलैटरल रिलेशन थे, वहां से तेल गैस की सारी चीजें आता था। और दूसरा कंडीशन ये था कि इजराइल पूर्ण रूप से सपोर्टर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और चूंकि हम नैम को मान रहे थे, नॉन एलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता को, ना हम कम्युनिस्ट के साथ हैं और ना ही हम एक तरीके से देखा जाए तो जो अभी के समय में जो पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, उनके साथ है। जबकि आपको जान करके हैरत होगा कि अमेरिका के साथ इजराइल खड़ा था। अगर हम इजराइल को सपोर्ट करते तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रूव हो जाती कि हम नैम को उल्लंघन कर रहे हैं। तो भारत के साथ इस प्रकार का विडंबना था कि हम इजराइल के साथ जा नहीं सकते थे और हम नैम से गुजरे हुए थे। लेकिन अभी का समय ऐसा क्यों है? क्या सिनेरियो बन रहे हैं? क्या इस प्रकार का सिस्टम डेवलप हो रहा है कि हम फिलिस्तीन को छोड़कर के इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं? पहला कारण ये हो सकता है अभी के समय में कि अभी दुनिया में अगर किसी प्रकार की एक देश का दूसरे देश पर इम्पैक्ट, दूसरे देश का तीसरे देश का इम्पैक्ट, और तीसरे का चौथे पर और चौथे का पहला पर, इस प्रकार के अगर इंसिडेंट होते हैं तो दैट मींस अगर उसका इम्पैक्ट अगर मल्टीपल देशों में पड़ना शुरू हो जाता है, दैट मींस इट इज सेड टू बी जियोपॉलिटिक्स। इसको कहा जाता है कि एक काम हो रहा है लेकिन इफेक्ट सब पे पड़ रहा है, आपके डिसीजन, आपके प्रिंसिपल पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। क्या चीजें समझ में आ रहा है? तो दुनिया का सिनेरियो जिस प्रकार से इजराइल अभी दुनिया में कुछ काम कर रहा है, लगभग अभी के समय में अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्री के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लगभग इजराइल को मान्यता दे चुके हैं। तो भारत के साथ भी अब एक प्रकार का एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्योंकि हमारे रिश्ते जो है अमेरिका के साथ अच्छे हो रहे हैं, और अभी के समय में जो उसके नियरेस्ट कंट्री है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं आपके अमेरिका के साथ, तो ऑब्वियसली बात है कि इजराइल के साथ जाएंगे तो सऊदी भी हमारा दोस्त होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिश्ते आपके यूएई के साथ अच्छे हो रहे हैं, तो भारत के भी रिश्ते यूएई के साथ हो रहे हैं, और यूएई अमेरिका के साथ है और अमेरिका इजराइल के साथ है। तो यानी अगर हम जा रहे हैं इजराइल के साथ तो हमको कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगर सऊदी अरेबिया, यूएई और भी कुछ देश जो मान्यता दे चुके हैं इजराइल का, अगर वो मान्यता नहीं दिए होते तब भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स खतरनाक हो सकता था। तब भारत को इजराइल का सपोर्ट करना थोड़ा सा कठिन होता और भारत कहीं इससे बचता। तो अभी का जो सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है उसको गलत नहीं कहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दुनिया में एक चीज कहा जाता है, कोई भी ना आपका परमानेंट दोस्त होता है और न कोई आपका परमानेंट दुश्मन होता है। इसको अगर आप चाहें तो अपने प्रेजेंट लाइफ में भी काफी हद तक समझ सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन, डिपेंड करता है जियोपॉलिटिक्स। क्या समझ में सारी चीजें आ रही है? आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि भारत किस प्रकार के, और भी इसके बहुत सारे ब्रॉड मीनिंग है। ऑलरेडी हम लोग बहुत लंबा समय से बैठे हैं। अब हम आते हैं लगभग एक घटना घटी, ये बात है लगभग एक छोटी सी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन थंडरबोल्ट की कहानी है 1976 की, 1976 के आसपास। और ये भी क्या है, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और अभी परेशान न हुए, थोड़ा अभी चलेगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम जो करंट मुद्दा है वही तो एटलीस्ट समाप्त हो जाए। तब एक अगला सेशन 2-3 घंटे का लेंगे जिसमें हम लोग पूरी पास्ट वाली चीजें करेंगे। लगता है अर्जुन लग सकते हैं? अच्छा नहीं पता है। चलिए, बात है आपका 27 जून का। अब धीरे धीरे हम लोग आ जाएंगे हमास पर, और एक फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है पीएलओ, उस पर भी आएंगे। कहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और कहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, कहाँ से हमास आया और ईरान हमास को क्यों सपोर्ट करता है, ये भी समझिए। 27 जून 1976 की एक बात है।
और ये इजराइल है, इजराइल के ऊपर में एक यहाँ जगह है जिसको बोलते हैं तेल अवीव। तेल अवीव एक जगह है, एयरपोर्ट, वहां से एक प्लेन जिसका नाम था एयर फ्रांस, एयर फ्रांस, उसी प्रकार एयर इंडिया जिस प्रकार है गो इंडिया गो है, इसी प्रकार से एयर फ्रांस करके एक फ्लाइट उड़ा और उस फ्लाइट को जाना था आपको पेरिस। पेरिस कहाँ है? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। पेरिस जाना था, लेकिन उसमें ध्यान से समझिएगा, इसको कहाँ जाना था? यहां से तेल अवीव से उड़ा और उसमें उसको जाना था पेरिस, लेकिन उस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार IC-941 भारत का एक, मैंने बताया भी था, क्लास में चर्चा भी किया था, IC-814 का हाईजैक किया गया था और इसमें मसूद अजहर को बचाया गया। तो लगभग दुनिया में इस प्रकार के इंसिडेंट होते ही हैं जहां पे लगभग हाईजैक करके अनवांटेड डिमांड की जाती है, और प्लेन को हाईजैक करके आप बहुत हंसेंगे, कुछ कहानी आप देखेंगे। इस फ्लाइट को लेकर के गया एथेंस। एथेंस कहाँ है? ग्रीस, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, ग्रीस। और ग्रीस से इसको, वहां से ग्रीस नहीं रखा गया और ग्रीस से उड़ा करके लेकर गया लीबिया। और लीबिया का एक एयरपोर्ट है, काफी फेमस एयरपोर्ट माना जाता है, बेंगाजी। बेंगाजी एयरपोर्ट पर लेकर के गया, वहां भी नहीं रखा गया और उसको लेकर के गए ये लोग युगांडा। ये मतलब रास्ता बता रहा हूं, रास्ता पलट कर लेकर जाने के लिए। उसके बाद इस प्लेन को लेकर के जाया गया युगांडा, और युगांडा का एयरपोर्ट है एंटेबे। एंटेबे एयरपोर्ट है, उस एंटेबे एयरपोर्ट पर ले आकर के उसको उतार दिया गया और इजराइल को बताया भी नहीं गया। और इजराइल से कुछ डिमांड की गई, डिमांड वही होगी जो लॉस हुए होंगे 67-68 और क्या। इसको अगर देखा जाए तो इस प्लान को हाईजैक करने में PLO की प्रमुख भूमिका पर अदर छोटे छोटे ग्रुप थे, फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ये थे। PLO क्या है, कुछ देर का भी चर्चा करते हैं इसकी। जब इसकी मांग की गई इजराइल से कि भाई देखो तुम्हारे हम प्लेन का हाईजैक किए हैं, उस प्लेन में अगर टोटल एक डेटा बताता है, उस टोटल 254 लोग प्लेन में, टोटल 254 लोग उसमें विद्यमान थे, और 254 में से 148 लोग जो थे वह नॉन यहूदी पर्सन थे, वो यहूदी नहीं थे। इंटरनेशनल प्रेशर आया, UN का प्रेशर आया कि भाई अगर आपकी दुश्मनी यहूदी से है तो यहूदी को छोड़, बाकी लोगों को छोड़ दो। तो लगभग इस 254 में से 148 लोगों को अगला दिन यानी 27 जून की घटना है, 28 जून को छोड़ दिया गया। बच गए इसमें कितने? 94 लोग, अब प्लस 12 लोग वो थे, यानी टोटल 106 हो जाएंगे। 12 लोग वहां के जो चालक हो सकते हैं, उसके क्रू मेंबर हो सकते हैं, इन लोगों को यहाँ पर रखा गया और इनसे डिमांड की गई कि भाई अगर आप इस प्रकार के काम नहीं करेंगे तो ये काम हो जाएगा, या हम इस फ्लाइट पे आग लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। अब वहां पर इजराइल बहुत सोचा और इजराइल ने प्लान किया कि अगर हम इनकी बातों को अगर एक बार मान लिए तो आगे ऐसे ही मानना पड़ेगा। अब इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसको बोलते हैं मोसाद, नाम सुने ही होंगे, मोसाद प्लस इजराइल डिफेंस फोर्स, ये दो लोगों की मीटिंग हुई, एकदम खुफिया मीटिंग, किसी को पता ही नहीं चला। और लगभग आपको जान करके हैरानी कि 4 जुलाई वही 1976 4 जुलाई 1976 को लगभग इजराइल से अगर युगांडा जाना हो लगभग 4000 से लेकर 4500 किलोमीटर की दूरी पड़ता है।
और बिना बताए हुए स्पेशल ट्रेनिंग लाइन हो, बिना इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन है कि धड़ाधड़ पहुंच गए युगांडा के उस एयरपोर्ट पर। अब भयंकर पिटाई हुआ युगांडा वाले लोगों का, और वहां पर जितनी भी जो चीजें थी, जितना कहा जाए जहाज वगैरह जितने थे नष्ट किया गया, और सारे लोग वहां के लगभग 45 लोग मारे गए युगांडा के जो सैनिक रिहा हो रहे थे। और इस मोसाद और इजराइल डिफेंस फोर्स का मात्र एक आदमी डेथ हुआ, मात्र एक सिंगल, वही थे योनाथन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के भाई। और बाकी लोगों को मात्र 106 में से एक लोग को ज्यादा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ से उसी युगांडा के हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट के लिए डाला गया, और बाद में युगांडा वाले ने ही उसको मार दिया। लेकिन 105 लोगों को ये इजरायली लोग बचा करके लेकर के आ गए। समझिए कितनी बड़ी बात है। ये इनके टैलेंट बताता है, ये इनकी आकुस्ता बताता है। यानी आप याद कीजिए 1946-47 का वार, याद कीजिए 6 डेज वार, याद कीजिए थंडरबोल्ट ऑपरेशन। इसके बाद थोड़ी सी और भी गहराई में चलते हैं थोड़ा सा। उस समय युगांडा के जो एक डिक्टेटर हुआ करते थे, उनका नाम था आदि अमीन। ये प्रकार के डिक्टेटर थे। इनको बड़ा दिल पर लगा भाई कि भाई किसी ने बताया नहीं, 4000 किलोमीटर से कोई आकर के हमारे आदमी को मार के, इतने लोग मारेगा, इतना हमारे जहाज नष्ट हुआ, उसका एक आदमी भाई हो क्या रहा है। बहुत पता किया गया तो पता चला कि केन्या ने है। अब उसके बाद इस अमीन साहब ने अपने देश में केन्या लोगों के लगभग ठीक ठाक लोगों को मरवाना शुरू कर दिया, और केन्या के लोग यहाँ से भाग करके केन्या जा रहे हैं। यानी कुछ कहानियां हैं जो ये चीजें बताती है कि दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर किस प्रकार का है और कहानी किस प्रकार की चीजें होती है। क्या चीजें यहाँ तक हम लोग समझ पाए। अब आते हैं अपने मुद्दे के लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक के साथ हमास को थोड़ा सा और आईएलओ को बताते हुए और ओस्लो एकॉर्ड को थोड़ा सा समझते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। थोड़ा सा बात समाप्त करना मेरे लिए कठिन हो जाता है। उसको दो चलिए अब कुछ इस चीज को समझते हैं। देखिए, एक यासिर अराफात हुए, यासिर अराफात, उन्होंने एक पार्टी बनाया, एक प्रकार से देखा जाए उसको बोलते हैं PLO। बाद में इनके द्वारा किए गए कार्य तो इनको नोबेल भी मिला था। इस PLO का इसी PLO के अंदर में एक पार्टी थी जिसको बोलते हैं फतह। एक पार्टी थी क्या? फतह। ध्यान से समझिएगा, इस PLO की एक मेन पार्टी, उस मेन पार्टी के नीचे एक थी फतह पार्टी PLO। इस PLO ने, ध्यान से समझिएगा, हमास नाम का एक पार्टी तैयार किया गया।
और हमास का काम ही यही था कि हम लोग पार्टी के तहत काम करें, लोगों को हेल्प करें और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार बनाए। लेकिन ये फतेह ने जो हमास था उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। सच्ची समझ में आ रहा है? इनकार कर दिया। इसकी वजह से हमास ने बोला कि भाई रुको, हम तुमको बताते हैं। 2007 तक समय है, 2007 तक इस हमास ने, जो मैं अभी बनाया था आपको ये वाला क्षेत्र, ऐसे समझिए कुछ, जो कि गाजा पट्टी है, ये जो गाजा पट्टी है, इस गाजा पट्टी में पहले आपके पीएलओ और हमास दोनों लोग मिलकर के रूल कर रहे थे। अभी ओस्लो एकॉर्ड की चर्चा करेंगे। ओस्लो एकॉर्ड में कुछ बातें कहा गई। ओस्लो एकॉर्ड के तहत इन लोगों को इस क्षेत्र में, कौन वाले क्षेत्र में, ये जो आपका गाजा पट्टी वाले है उस क्षेत्र में, और वेस्ट बैंक इस क्षेत्र में, बाकी तो इजराइल का था, इस क्षेत्र में इन लोगों को मतलब डेमोक्रेटिक सरकार बनाना था। 2007 तक इस हमास ने यहाँ से इस पीएलओ के जो फतेह जो पार्टी है इसको वहां से भगा दिया। अब यहाँ पर मुद्दा यह है कि ये जो गाजा पट्टी है, इस गाजा पट्टी पर सिर्फ हमास का हुकूमत है और हमास का कंट्रोलिंग ईरान से होता है। क्या चीज क्लियर? और यहाँ पर जो वेस्ट बैंक है इस पर पीएलओ के द्वारा डेमोक्रेटिक रूल किया जाता है। क्या चीजें समझ में आया? हमास समझ में आ गया कि हमास कैसे है। अब आते हैं हम लोग ओस्लो एकॉर्ड के बारे में। समय है 1993। सारा समस्या ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा था, तो समस्याओं को देखते हुए दुनिया स्तर पर एक बैठक हुई कि लगभग आखिर इजराइल फिलिस्तीन का मामला को समाप्त किया जाए। और इसी ओस्लो एकॉर्ड के तहत ये बोला गया कि जो पैलेस्टाइन है वह इजराइल को मान्यता दे दे कि हाँ इजराइल एक देश है, और इजराइल पैलेस्टाइन में शांति से रहने के लिए ये दो क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, एक आपकी गाजा पट्टी है और एक जो क्षेत्र है वेस्ट बैंक, इसमें डेमोक्रेटिक सरकार बनाने की परमिशन दे दे। किसी प्रकार का कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। क्या चीजें समझ में आ रहा है? इस सारी चीजें लगभग 1993 से लेकर के चीजें 5 साल के लिए तैयार किया गया था। लगभग 2000 तक सारी चीजें बहुत अच्छा, लेकिन बाद में सारे लोग ओस्लो एकॉर्ड को भूल गए और उसके बाद फिर से कहानी जो था वो फिर से निरंतर चलने लगा और समस्या उत्पन्न होने लगी, और आज तक इस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? इस ओस्लो एकॉर्ड जो हुआ इन्हीं 2 लोगों के, एक तो थे आपके पीएलओ के संस्थापक और एक पैलेस्टाइन के थे, इनका नाम अभी आपको बता देता है। इट्रीज स्ट्रॉक रॉबिन, ये थे इजराइल के, और पीएलओ को तो मैंने आपको बता ही दिया, ये थे आपके यासिर अराफात। ये 2 लोगों को नोबेल पीस का पुरस्कार दिया गया था इस प्रकार के शांति बनाए रखने के बाद में 2000 के बाद ये लोग ओस्लो एकॉर्ड को भूल गए, अपने द्वारा किए गए कार्यों को ये लोग भूल गए, और जब ये लोग जब किए गए कार्य को जब भूल गए तो धीरे धीरे पहला मिस्टेक यहाँ पर इजराइल के जो उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका नाम था यहद बराक ने अपने 1000 सैनिकों के साथ यरूशलेम के पास जाने का इन्होंने प्रयास किया, और वहां से विवाद उत्पन्न हो गई, क्योंकि याद करिए यूएन ने बोला था कि यरूशलेम वाले क्षेत्र इंटरनेशनल कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल में था तो सारे लोग, और उसके बाद जाने का मतलब है, इसीलिए तो आज यरूशलेम वाला जो पार्ट है वो इजराइल के नहीं अंदर आ रहा है। इसीलिए ये लोग अपना दुख दर्द जाया कर रहे हैं,
ये लोग ये दुख दर्द जाया कर रहे हैं, यही समस्या है। यानी अभी के समय में जो फिलिस्तीन है ये है, और बाकी चीजें। तो कुछ चीजें मैं ऐसा समझता हूँ कि छूटना नहीं चाहिए। लगभग हम लोग ने सारी चीजों को चर्चा कर लिया आज की क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी क्लास पसंद आया होगा। अगला सेशन में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इसकी जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको करंट से रिलेट करके आप लोगों को मैंने इसको बताने का प्रयास कीजिए।